अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवन आइज। कैसे सब लोग, उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले इस नोवेल के नेक्स्ट पार्ट को ये होगा इसका लास्ट पार्ट। इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। यार के रात के 11 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे जब उसे मोबी का मैसेज मौसूल हुआ। उमर भाई, मैं आऊँ या आप आते हैं? उमर बेसाख्ता खड़ा कर रहा था। 2 दिन से वो बाबा और चाचा आलमगीर के हमरा अपनी ज़मीनों पर था। अभी 1 घंटे पहले तीनों की वापसी हुई थी और थककर इस कदर हावी कि वो बस होना ही चाहता था, मगर मोबी के मैसेज के बाद और इरादा बदलना पड़ा। मैं आता हूँ, मूवी का जवाब में लिखा और बालों में उंगलियां चलाने के बाद आईने में हुलिया देखा। आंखें लाल और हंसी और किसी हद तक सूजी हुई और शक्ल पे एक आलम की थकन तारी। यूं लग रहा था जैसे ज़मीनों के जायजा लेने और हथबंदी करने के बजाय वो इनमें हल चला कर आया हो। बाबा बाबा मुझे किसान बनकर ही छोड़ेंगे या बनाकर ही छोड़ेंगे। इन्हें मैं बिजनेस करता अच्छा नहीं लगता। पे मस्कीनियत से जाता अपने आप से जो उलझ था, वो कमरे से बाहर निकल कर चचा के पोर्शन की तरफ रवाना हुआ, जिसके बीच में एक बाड़ हाइल थी। हाइल भी उमर भाई, आप बेवफा होते जा रहे हैं। चचा के पोर्शन में खामोशी के हुक्मरान बनी हुई थी। मोबी इस्तकबाल के लिए लाउंज के बैरूनी दरवाजे पे मुंह बसोरे खड़ा था। यार झूठ मत बोलो। मोबी की अमियत में इसके कमरे की तरफ जाते जाते उसने समातों के किचन और उसके दुश्मन जहाँ के कमरे की तरफ लगाए रखा, मगर दोनों इलाकों में खामोशी का राज महसूस हुआ। आज इतनी जल्दी सो गई? होंठ सुगोटते हुए वो दिल ही दिल में मायूस हुआ। सच तो ये था, वो इस वक्त मोबी के बुलावे पर हर तकन पसे बुश डाले सिर्फ उसके लिए दौड़ा चला आया कि हुरिया नजर आ जाएगी, कुछ उलझेगी, कुछ झगड़ेगी और इस बेवजह के टकरा टाकरे में वो ज़रूर बशाश हो जाएगा। ऐसा अमूमन होता था। कभी मूवी उसकी यहाँ तो कभी वो मूवी के यहाँ उस वक़्त मौजूद होता कि कैरम ताश और नहीं तो कोई मूवी ही देख ली जाती। हुरिया उस दौरान चले पैर की बिल्ली बनी मूवी के कमरे के बाहर और लाउंज में चकराती रहती, उसे फेल होने के ड्रावे देती और अब्बू को बताने की धमकियाँ आलपती और उनमें नस्ला उम्र पर कि वो मूवी को ख़राब करता है। इसमें इसकी तो जो तवानाई ज़ाया होती, सो जात होती। उम्र को ना महसूस अंदाज में अपना आप हल्का फुल्का और दुनिया रंगीन महसूस होने लगती। इस रंगीनी का लुत्फ़ उठाने में वो अभी भी कशांकशा आया था। ये किस खुशी में? उबी ने मिठाई का डब्बा सामने रखा तो उमर मशकूक हुआ। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? रस गुलाया उठाते उमर ने फलजरी में भर्जली फुलझड़ी भी छोड़ी। उमर भाई इस मूवी से ज़्यादा शर्माया जितनी ऐसी उसको शर्म आई थी। उमर खामोशी से रसगुल्ला खाता रहा। उमर भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बगौर उमर का जायजा लेने के बाद मूवी पे इंकशाफ हुआ तो उससे तशवीश लाहक हुई। ठीक हुई यार, 2 दिन से नींद नहीं नसीब हुई। उमर ने कसरमंदी से कहा और बेड पर अपने दराज हो गया। ये जो दो ओल्ड ये जो 2 ओल्ड मैन मेरे साथ है। उमर का इशारा अपने बाबा और मूबी के बाबा की तरफ था। दिन को तो बेसुकून रखते ही थे, रात को भी सोने के दुश्मन बन जाते हैं। सारी सारी रात कसम कसम लोगों की किस्म किस्म के लोगों की बेचो डेरे बने, खुद तो बैठे मुझे भी बिठाए रखते हैं। थैंक गॉड मैं इस बर्डन से आज़ाद हूँ। मूवी ने बाकायदा शुक्र पढ़ा था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस दफ़ा हम ज़मीनों का हिस्सा करने के ख़्याल से गए थे। अपने हिस्से की ज़मीन तुम खुद सँभालना और चचा भी खुद अब आग जाएँगे, खुद काश्त करें उगाएँगे, खुद काश्त करेंगे। उमर का इशारा अब के दस्तगीर चचा की तरफ था। मेरे बाबा की जान बख्शी हो। सारे ख़ानदान में ग़ाज़ब हक़ के तलफ़े मशहूर कर रखा है। उमर भाई, हमने तो नहीं कर रखा, आप जानते तो हैं। मूवी मनमनाया, तुम्हारी इस हिटलर बच्चों के इरशादात यास्मीन चच्ची और चचा बनिया खानी जैसे ही हैं। ओ यास्मीन चच्ची से याद आया, ये मिठाई का डब्बा आप उन्हें उन्हीं के मेहरबानी से खा रहे हैं। वो लाई थी आज। अरे, उमर ने झटके से उठ बैठा। पहले क्यों नहीं बताया? तो खतरनाक मिठाई हुई। यास्मीन चच्ची अपना बुखार किसी को नहीं देती। तुम लोगों पे ये मेहरबानी क्यों? यकीनन कुछ पट फूंक कर आई होगी। वाकई मूवी को नई परेशानी चमट गई। उमर भाई
उमर भाई वो तो केक और बहुत सारे फल भी लाई थी। इरादा क्या है उनका? उमर भाई के माथे पर बल पड़ गए। केक पर तो बच्चों ने कब्जा जमा लिया, चट लगाकर फ्रिज पे। उमर जस्ती कराही चाही करानी चाहिए जो मूबी ने इस बात में सर हिला दिया। फौरन डस्टबिन में फेंका। ब, अ, 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 लेकिन उमर भाई बच्चों, मम्मी को अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी। मैं कह रहा हूँ अभी उठो और फेंक आओ। तुम्हें अपनी बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ नहीं। आसमी चची सोच समझ कर मेहरबान होती हैं। उनकी सोच क्या है ये पता लगता है मेरा काम है, लगाना मेरा काम है। तुम अपना काम कराओ। हरिया मोबी तो उठते ही केक कूड़ेदान को नज़र कर आया तो चेहरे पर हुरिया का रद्द अमल सोचकर नई परेशानी लिखी थी। यार मुंह मत बना, मैं हूं ना वैसे। है कहाँ तुम्हारी बच्चों? यहाँ यहाँ वहाँ देखते उमर ने सरसरी अंदाज में इख्तियार किया। यास्मीन चाची के घर मूवी का मुंह लटका ही रहा। हुरिया ने उसे हकीकतन फाड़ देना था। इधर उमर ना समझी से पहले उसे देखता रहा, फिर हैरत और उलझन का शिकार होकर उठ बैठा। कहाँ 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 फिर से बताओ? बेहद आइज़गी से वो यूं पूछने का लगा जैसे सुनने में वो धोखा हुआ हो। यास्मीन चाची के घर क्यों? कब? उमर की आंखों में शदीद तरीन नागवारी उतर आई। आज शाम में आई थी चची तो ले गई आप अपने साथ। मूवी को तो अभी अंदाज़ा हो गया उमर के एकदम हुए ख़राब मूड का। वो झिझक कर बता पाया। और चची ने जाने दिया? उमर की हैरत में दबी दबी नागवारी और गुस्सा था। अम्मी ने नहीं जाने दे रही थी। बच्चों खुद जिद करके गई है। मूवी से पटा रहा था। उमर होंठ फेंचे उसे देखता रहा। अम्मी तो इस बात पर भी गुस्सा होती हैं कि बच्चों यास्मीन चची से इतना फ्री क्यों होती है। बच्चों को आज भी और आंखें दिखा दिखा कर मना करती रही, पर बच्चों शौक हो रहा था जाने का। फिर यास्मीन चची भी थी, बहुत इसरार कर रही थी। उमर की शक्ल आलूदा पेशानी को किन आंखों से अब देखता हुए आहिस्तगी से बताता गया। उमर होंठ फेंचे बैठ बैठा था, बेहद खफा और मस्तरब सा। दादी कहती हैं बच्चों के सितारे मिलते हैं यास्मीन चची से। मूबी ने अपनी तेरे मजाक करना चाहा, मगर उमर ने ऐसी नज़रों से देखा कि मूबी को मजाक भारी लगने लगा। टाइम क्या हुआ है? उमर ने संजीदगी से पूछा। 11:15। मूबी ने झट से बताया। खड़ा हो गया। कहाँ उमर भाई? मूबी को उमर के इरादे कुछ खतरनाक लगे। उमर बगैर बताए उसे कमरे से निकल गया। लोग ठीक ही कहते हैं, मरासम एक हद तक बर्दाश्त होते हैं, बाहर बढ़ जाएं तो खूबियाँ खायब और खामियां सामने आ जाती हैं। इसे ये बात अभी अभी समझ आई थी। यास्मीन चच्ची और 2 महीनों में एक बार आती तो बहुत प्यारी लगती, मगर अब इतने घंटों के साथ थी और हुरिया को सही मायनों में नाक तक बेजार कर चुकी थी। उनका ये अज़म शान बंगला गिराज में खड़ी 2 गाड़ियाँ, घर की आराइश के लिए इस्तेमाल हुआ सामान, सब कुछ उनके मज़लूम लेक्चर से हटकर कहानियाँ सुना रहा था। वो कितनी मज़लूम, कितनी आरज़ां, कितनी सौतेली सी ज़िंदगी गुजार रही थी। हुरिया जब जब उनकी ज़ुबानी सुनती, उनके साथ मिलकर आंसू बहाती और ताया अब्बा के घर वालों और उनको खुद उनके ज़ुबानी बखिया उड़ेर कर अपने नामा माल को भारी करती। ये नहीं था कि वो पहली बार चचा दस्तगीर के घर आई थी। साल के साल कभी न कभी ज़रूर हाज़िरी लग जाया करती थी, और हर हाज़िरी ये चचा के घर के वो माली और हालात संवारती ही नज़र आती। उनके बयानात के मुताबिक तो उसे कुछ भी देखने को ना मिलता। आज तो आंखों ही चंद हेरा रही थी। घर की शान शौकत में ने पहले ही ज़ुबान गंग कर दिया, और ऊपर से चच्ची के ताया और ताई नामा माँ भी सुन कर गया। वो 6 बजे की आई थी। भला मुबालगा चची इस वक्त रात के खाने तक ताया लोगों के खिलाफ जहर उगलती रही। खाना के वक्त वो दोनों थी मेज़ पर। चचा शहर से बाहर राफिस वासे और शाफे घर से बाहर हुरिया चची की बातों में के नाक तक भर चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि खाने की भी हाजत नहीं हो रही थी। ये खाओ ना, ऐसा मर के क्यों नवाला ले रही हो? माना कि हम गरीबों के खाने की शान तुम्हारे ताया के घरों के खानों जैसी नहीं है, मगर इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि तुम सूंघो पर आ जाओ। चच्ची का कहा खाने को हकीकतन जहर कर गया। वो कहना चाहती थी चच्ची ये पूरी भरी हुई मेज़ इसके तो क्या उम्र के भी घर में नहीं होती। जो दो खाने से एक घर पकते हैं, वही उम्र के यहाँ भी ऐसे भरी हुई अनवाओ इकसाम के खानों से सजी मेज़ तो ईद भी इसी तरह से अपने घर देखने को नहीं मिलती। मगर इससे इस वक्त दिल ही नहीं, आंखें भी भर गई। वो नमी अंदर धकेलती यहाँ आने के फैसले पर पछताई। खाना जहर मार करने लगी। उम्मीद थी कि खाने के बाद जान खलासी होगी और वह चाची के नरके से आज़ाद
सोने जल्दी की मगर इम्तिहान और भी बाकी था चाची ने सब चाय बनवा ली और उसी ताया उमरनामा के फ़र्द के साथ खुद भी पी उसे भी पिलाई। 10 बजे तक वो खुद दिल ही दिल में हर मोटी गाली से नवाज चुकी थी। मर जाती यहाँ ना आती। दिमाग चल गया था अब जो आ गई काश ना आती। अल्लाह पाक अब्बू जी आ जाए घर और ना और मुझे देखकर अम्मी और दादी को खूब डांटे और मुझे वापस ले जाने के लिए किसी को भेज दें प्लीज़। अल्लाह पाक प्लीज़। चाची को बिल आकर महसूस हो गया कि अब वो कमरे से बातें कर रही हैं क्योंकि हुरिया मुकम्मल तौर पर गायब दिमाग हुई बैठी थी। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। देखो भला मैं सोच रही थी कि सारी रात बातें करेंगे तुम इतनी जल्दी थक गई। चच्ची यूँ शिकवा करने लगी जैसे अब तक कुछ बोलना नसीब हुआ ही नहीं हो उसके साथ और सारी रात का सोचकर उसका दिल हलक में आ गया। चलो खैर 3 दिन से पहले तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देना। अब जी भर कर बातें करेंगे। चच्ची उसे इसके कमरे में ले गई और वो 3 दिन में उनके फिलहाल रात कैसे गुजरेगी और का गम भी भूल गई। चच्चई उसके माथे पर नरम गरम सा बोसा देकर गुड नाइट कहती चली गई। उसने जादी के साथ रोना शुरू कर दिया। इस वक़्त उसे अपना बिस्तर, अपना कमरा, घर हत्ता कि अम्मी की चीखती चिंगारती पुकारें हुर्रिया रात बहुत हो गई है सो जाओ, बंद कर दो करो टीवी। मैं कहती हूँ मोबाइल की जान छोड़ दो छोड़ो नहीं तो पिटोगी। सब सब बेतहाशा याद आ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे हमेशा हमेशा के लिए उन सबसे जुदा हो गई हो। नहीं नहीं अल्लाह पाक प्लीज़ नहीं। उसने बेसाख्ता झिरझिरी सी ली। हाय कोई मौसा हो जाए, कोई आ जाए मुझे लेने। चमत्कार क्या होना था, उसे नींद ज़रूर आ गई थी। हेलो ब्यूटी क्वीन क्वीन सोई हुई शहजादी आंखें खोलो और दूर बहुत दूर से आवाज़ें आती महसूस हुई। लाशौरी तौर पर नींद में नहीं उसने आंखें खोलकर देखा उसके ऊपर झुका हुआ था। सारी नींद हरण हो गई। पाखरों की तरह चीख मार के की कोशिश उसने जैसे ही मुंह खोला उसके ऊपर झुके हुए वजूद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या कर रही हो सादा, फिल्मी हीरोइन ना बनो, मैं राफे हूँ। साथ ही उसने लाइट ऑन कर दी। कमरा रोशन हो गया और राफे का हेलो में भी अब मगर उसकी सदबद अभी भी सोई रही। वो फटी आंखों में खौफो है दहशत सजाए उसे देखती रही। ए हेलो, होश में हो, आओ। डोंट बी अफ्रेड यार, राफ़े हूँ तुम्हारा कज़न। मैं बस जान गई थी वो राफ़े है मगर इस जिस अंदाज़ से उसने रात के इस वक़्त आकर जगाया था वो हज़म होता तो वो मज़ीद कुछ सोचती। मैं अभी आया हूँ। एक्चुअली आज वलीमे पे गया था हुआ था। वलीमे का क्या मनसू वो हो गया उसके मुँह से आया नागवार बदबू के भुभु खुद बता रहे थे मगर बहरहाल वो होश व हवास में था। मम्मा ने बताया तुम आई हो तो मुझसे रहा नहीं गया। अपनी हरकत पे वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं था। महूरिया को गुस्सा खुद पर गुस्सा आने लगा। और ये क्या तुम इतनी जल्दी सो गई। हमारा वेट तरह क्या किया होता। फर्स्ट टाइम तो तुम हमारे घर रह रही हो, हम एक साथ इंजॉय भी ना करें। चलो चलो गेट अप बाहर चलते हैं, टेरेस पर या लॉन में बातें करते हैं। वो उसे बाकायदा हाथ से पकड़कर खड़ा कर चुका था। हुर्रिया की हालत मज़ीद गैर होने लगी। नहीं राफ़े भाई, मैं एक्चुअली कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। चलो आइसक्रीम भी खाते हैं, ढेर सारी बातें भी करेंगे। राफ़े ज़िद में अपनी माँ पर गया था। सिर्फ़ अपनी कहना और मर्ज़ी का सुनना इस घर के मकीनों की घुट्टी में शता था शायद। राफ़े भाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। आप प्लीज़ माइंड मत किए करें। मैं आज तो यही हूँ ना। सुबह बातें करेंगे ना, सुबह भी करेंगे। तुम अभी भी चलो। राफे हट धर्मी का सबूत देता उसे हाथ से पकड़कर यूं ही आगे बढ़ने लगा। चेहरे पर जमाने भर का गुस्सा, झिझलाहट, बेबसी और बजाने क्या क्या जैसी के यास्मीन चच्ची अंदर दाखिल हो गई। मम्मा देखे नाहूर को कितनी बोर है। मैं इसे कह रहा हूँ तुम फिलहाल उसको कुछ मत कहो। यास्मीन चच्ची ने तेज लहजे में राफे की बात काटी। हुरिया पहले शुक्र गुजारी और फिर ना फहमी से यास्मीन चच्ची को देखने लगी। इसके सगे आ गए हैं उसको लेने। उनके लहजे में नहीं आंखों में भी काटती कौन। उससे पहले कि राफे ने पूछा उम्र। चच्ची ने जहरखंद लहजे में बताया। हुरिया ने बेसाख्ता वॉल क्लॉक पर नजर डाली। 11:15 थे। चमत्कार, उसका दिल चुचलने लगा कि खा लगाने लगा। वॉट व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस नॉनसेंस। आप कहीं कहें उससे कि ये कोई टाइम है। हुरिया अपने चचा के घर रहने के लिए आई है, कोई मजाक है। नई बहस छिड़ने लगी थी। हुरिया को अपना जाना भी खतरे में लगने लगा। उमर यहाँ तक भी आ जाता जैसे बाजू से पकड़कर राफे उसे ले जा रहा था, ऐसे वो भी ले जाता तो क्या चाहता था उसका। शुक्र है उमर सोच नहीं पड़ सकता। सोच कर भी फिर दिल में सरपटाई भी कहाँ है। मगर वो खान साहब बजिद हैं कि कहा है मगर वो खान साहब
उम्मीद है कि चचा ने भेजा है, लाश में ले जाना है। चचा आप नाराज़ ना हो, चाची आप नाराज़ ना हो, वाक़ई अब्बू ने वही भेजा होगा। आप जानती तो हैं अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, रहती अपने हर काम के लिए मुझे आवाज़ लगाता है। तहज्जुद के लिए भी मैं साथ जागती हूँ, मैं उनके उन्हीं मुश्किल होगी। मैं आते वक़्त ये सोच नहीं आई थी तुम्हें? चच्ची सर्द लहजे में तंज़ करने से ना चौंकी। हुरिया ने मज़ीद अल्फ़ाज़ ज़ाया करना मुनासिब न समझा। वैसे भी उमर की गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। वो राफ़े और चच्ची की नज़रें चुराती भागती हुई बाहर गाड़ी तक पहुँची थी। ये विज़िट किस खुशी में था वो, जो उस खुशफ़हमी में मुतमिन हो चुकी थी कि उमर ख़ामोश है तो घर तक का सफ़र सुकून से कटेगा, मगर ये नामुमकिनात में से था। उमर बज़ाहिर विंडो स्क्रीन की जानिब मतवज्जा झुकते हुए लहजे में पूछ रहा था। वो चुप रही। आज से पहले हमारे घर की कोई बेटी कहीं जाकर रही नहीं। वो हमारे चचा का घर है। वो बेसाख्ता तड़प कर रही है। चचा की मोहब्बत आज क्यों जागी? वो होंठ पीछे शीशे के से बाहर देखने लगी। इस वक़्त मुँह लगने की हिम्मत ना थी कि ना किसी बड़े से इजाज़त ली, ना पूछा और चल दी मुँह उठाकर यास्मीन चाची के साथ, जिनके सारे ज़माने से नहीं बनती, उनकी तुमसे क्यों बनती है? कभी सोचा है इस बारे में? तुम कौन होते हो मुझे से ये सब करने वाले? और मैं जो जब तुम्हारे घर में रह सकती हूँ तो उनके घर क्यों नहीं? मेरे घर की और बात है। उमर का लहजा अजीब हो गया और पर सरार अर्स वो सर झटक कर फिर बाहर देखने लगी। छोटा सा शहर, तजस्सुस की गलियां भी नहीं बाजार भी सो चुका था, और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उम्र के साथ सड़कें नाप रही थी। चचा चची की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो, मगर ऐसी कोई उम्मीद मुझसे मत रखना। मैं बर्दाश्त करने और माफ़ करने वालों से नहीं हूँ। जो गलती करता है उसे सज़ा देकर रहता हूँ। तुम उसको तो उसके तो सारे फ्यूज़ उड़ गए। हद में रहो, मेरे बाप मत बनो, मैं बनता ही भी नहीं हूँ। उमर का लहजा था मस्कराना। वो होंठ काटने लगा। क्या कहूँगी मैं अब्बू से? तुम्हें क्यों भेजा मुझे लेने के लिए? सारा रास्ता मुझसे बदतमीजी करता रहा। वो धमकी दे रहा था। वॉट? उमर का पाँव ब्रेक पर जा पड़ा। जैसे हुरिया के फ्यूज़ उड़े थे, बिल्कुल वैसे उसकी तबक रोशन हो गए थे। मतलब जानती हो इसके जुमले का? वो उसकी तरफ मुँह करके घुराया। हुरिया एकदम सहम गई। करके बताऊँ बदतमीजी क्या होती है? यहाँ पर हुरिया के रूह फना हो गई। सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास अब जाके क्योंकि हुआ। अंधेरी रात, सुनसान जगह, सड़क पर खड़ी इकलौती कार में वो और उमर। उसकी आंखें झलमला गई अपनी बेबसी पर। और तुम्हें मैं खुद लेने आया हूँ, चचा या किसी ने नहीं भेजा मुझे। उसकी सब्ज झीलों से नजरें चुराता आराम से वो कहता दोबारा गाड़ी चलाने लगा। हुरिया के आंसू देखकर अंदाजा हो चुका था और कह कर गया था वो कुछ ज़्यादा कह गया था वो। तुम भी ना बिना सोचे समझे चली गई। सुबह कॉलेज है, मेरा पीरियड वैसे भी तो 2 दिनों से नहीं हुआ। कल भी तुम मिस कर जाती तो सोचो नुकसान होता या नहीं। और अभी भी काफ़ी तमीज़ से नर्म लहजे में कह रहा था, मगर हुरिया को परवाह नहीं थी, बल्कि छपक कर आंसू पीती रही। हूर आइसक्रीम खाए? शहर का मशहूर आइसक्रीम बार रास्ते में आया तो महज उसका मूड बदलने के लिए वो बोला। हुरिया ने गुस्से से मुँह फेरे रखा, गोया वो बात करने के मूड में भी नहीं थी। मैं सुबह नहीं आऊँगी। फिर अचानक वो ज़ोर देकर बोली थी, क्यों? मेरी मर्ज़ी। उमर ने मुस्कुराती निगाहों से इसे देखा। वो अपनी जून में वापस टूर में वापस आ रही थी। ठीक है ना, आओ, मैं नोटिस बोर्ड पर लगा दूँगा कि ज़हूरिया आलमगीर ना सिर्फ़ मेरी फ़र्स्ट कज़न है, बल्कि मेरी। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया। क्या मेरी हाँ, आगे बोलो। वो आँखों में इशारे भरे उसे काट खाने की दौड़ी। उमर पहले तो उसे आम सी नज़रों से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता गया। कुछ नहीं, कज़न के अलावा वो उसकी क्या थी ये तो वो जानता था। हुरिया भी जान जाए, उसके लिए अम्मी और अब्बाओं को होशियार करना ज़रूरी था। यानी मिशन स्टार्ट यानी मिशन इम्पॉसिबल स्टार्ट। रोल नंबर 7 और 32 उम्र के यस कमीन कहने के बाद अपनी निश्चितों की जानिब बढ़ रही थी। हुरिया की नज़रें लाशौरी तौर पर उम्र की तरफ थी। उसे लगा रोल नंबर 7 और 32 यानी फारिया और खदीजा पर टिकी उम्र की निगाहों का तासर बड़ा गहरा और भरपूर था। चीप इंसान। उसे ख्वाह तवाया फारिया और खदीजा हॉस्टल में नहीं होने के बावजूद बड़े आराम और इत्मीनान से कॉलेज आती। हुरिया ने महसूस किया उमर ने उन्हें देर पर से आने पर कुछ नहीं कहा था, और वो 2-4 बार
और वो 2-4 बार लेट क्या हुई कि तो बिना रियायत दिए उसके खूब लफ्ज़ी खिंचाई कर डाली। फ़ारिया और खदीजा नज़दीकी तहसील के गाँव से थी। फ़ारिया का ताल्लुक भी ऊँचे ज़मींदार घराने से था और खदीजा उसकी बेहतरीन दोस्त थी, अगरचे कोई इतनी ख़ास हसीन थी नहीं। लेकिन दोनों का रुख रखाव और दिलकश शख्सियत सामने वाले को मुतासिर ज़रूर करती थी। जैसे कि अभी भी हुरिया को यकीन हो रहा था कि उमर भी उनसे मुतासिरीन में आ खड़ा हुआ है। मुझे क्या, जिधर मुँह मारने मारे जिसको चाहे ताड़े। फिर ये एहसास होने के पर वो क्यों अपने आप जला रही है। उसने उमर और फारिया खदीजा पर एक साथ मिट्टी डाली और रक्षी के साथ तरफ मतवजा हो गई, जो उमर से कोई सवाल कर चुकी थी, जिसके जवाब में उमर कह रहा था, आप क्या जानते चाहती हैं, मैं आपको अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी की संद ला कर दिखाऊं। दिखाने की क्या ज़रूरत है, आपके वे ऑफ टॉकिंग बता रहा है कि आप कितने एजुकेटेड हैं। पूरी क्लास में साम सूंघ चुका था। रक्षी की कड़क करारी आवाज़ खामोश कमरे में और ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। उसने जिस लबो लहजे में जो जुमला कहा, उसके बाद उम्र की तेवरी लाजमी चढ़नी थी। उसका होरिया को यकीन था। सेम मेरी फीलिंग्स भी यही कहती हैं आपके बारे में। उमर ने बज़ाहिर हर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। मुझे ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मौजूद सब प्रोफ़ेसर मेरी काबिलियत जानने के लिए मुझे मौजूद हैं। मुझे आपकी जजमेंट नहीं चाहिए। मैं भी यहाँ मुँह उठाकर नहीं आ गया हूँ। बाकायदा आपके प्रिंसिपल और प्रोफ़ेसर की फ़रमाइश पे आया हूँ और कुछ जानता हूँ, तभी ये बुलाया गया हूँ, वरना मुझे भी शौक नहीं है अपनी काबिलियत के झंडे आम जैसों के सामने गाड़ने के। उमर के माथे की रग फूली हुई थी। हुरिया जानती थी कि वो जब गुस्से में होता है तो ये रग वाज़ह हो जाती है। फिर भी उमर सबसे काम ले रहा था। अपने लफ्ज़ों से हटकर उसका लहज़ा सख्त नहीं था। मुझ जैसों से आपका क्या मतलब? उसके बरअक्स रक्षी तहज़ीब व तमीज़ के दायरे से निकल कर भड़की थी। चुप हो जाओ, क्या हो रहा है तुम्हें? खुद को देखा थी शीशे में क्या? राशदा ने दबी आवाज़ में उसका सु 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 खुद को देख आई थी सुबह शीशे में। रास्ता ने दबी आवाज़ में उसका मीटर देख ठीक करने चाहा, मगर वो उसका हाथ झटकती खड़ी हो गई। मैं खुद आप जैसों से ना पढ़ूँ, जिन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं, यहाँ से पता लगता है थर्ड क्लास टीचर क्या होता है। कहने के बाद रक्षी बैग फाइल उठाती, अपने मैले रंग की चादर उड़ाती क्लास से बाहर चली गई। उमर होंठ खींचे, अब आंखों में शदीद नागवारी और नाराज़गी भरे वहीं देखता रहा जहाँ से वो उठ गई थी। सब क्लास के चेहरे मुसलमाना हो रहे थे। सर, आप महसूस ना करिए, पूरी क्रैक है, बाद में खुद आपसे माफ़ी मांगने आ जाएगी। रास्ता ने ही हिम्मत की उमर को ग्लास में वापस हाजिर करने की। वो गहरी सांस खींचता बिना कोई रद्दमल दिखाए लेक्चर देने लगा। उस दौरान हुरिया समझ नहीं पा रही थी, सुबह उमर को फारिया और खदीजा को देखना उसे बुरा लगा या फिर भरी क्लास में रक्षी ने हायत बदतमीजी से उमर की बेइज्जती की। वो रूहुरिया के दिल पर जा लगी और अब उमर का गैर मामूली संजीदा होना और आंखों से झांकती दुख के कैफियत भी उसे खटक रही थी। यही नहीं, पीरियड खत्म होने के बाद जब वो चारों बाहर का रिडोर में खड़ी थी, उसका रक्षी से बात करने को भी दिल नहीं कर रहा था। रक्षी ने जितनी बार उससे मुखातिब होने की कोशिश की, उसने उतनी बार उसे नज़रअंदाज किया। किताब से रटने में उसे कोई मसला नहीं हो रहा था, मगर जब आईने के सामने कल की प्रेज टेंशन के लिए प्रैक्टिस करने की खड़ी होती, तो क्या सब कुछ भूल जाती। क्या मुझे बता, बिल आखिर हिम्मत जवाब दे गई प्रेजेंटेशन के लिए। बिल आखिर सब हिम्मत जवाब दे गई। सचमुच का रोना आने लगा। तो सब पहले सेमेस्टर में उसका प्रेजेंटेशन देने का तजुर्बा नहीं हुआ था। पहले पूरी क्लास पे उसे सिर्फ एक रक्षी और दूसरे जुनेद ने एक ही मजमून पर दी थी, और अब दूसरे सेमेस्टर में जिन पे तकिया था, वो वही पे हवा देने वाला था कि बसातिक सबसे पहले का नारा लगाकर उमर ने प्रेजेंटेशन लेने का ना सिर्फ शोशा छोड़ा, बल्कि अलानिया चंद और सूरन के साथ उसका नाम भी सिलेक्ट कर लिया। मैं नहीं देनी कोई प्रेजेंटेशन, आया बड़ा कहीं का उस्ताद। मैं अभी तक किसी और ने ली है, उससे उसका शौक चढ़ गया है। खुद से ओहद बांधने के बाद उसने दिल वल क्लॉक्स और सरसे पर सरसरी नज़र दोहराई। अभी सिर्फ 10 बजे थे, यानी वो जाग रहा था। बताती हूँ, मैं नहीं देना चाहता। मैंने नहीं देनी, जो चाहो कर लो। मनसा में इरादा करते हुए वो अपने कमरे से निकल कर मुंबई के कमरे में तक आई। दरवाज़ा खोलकर झांक कर मुंबई किताबों में सर दिए बैठा था। चौकीदारी कर रही हो मेरी? उसे देखते ही पूछा, तुम्हारे ग्रो कहाँ है? उसका इशारा समझकर मुंबई मुस्कुराया। इतने कमरे में हो, अपने कमरे में होंगे। वो दरवाज़ा बंद करके अब पलट आई। बेचारा बेचारा लगता है रक्षी की ज़ुबानी और बड़ी ज़ोर से के लगे हैं।
सब पर रफ़ी की ज़ुबानी तार बड़ी ज़ोर से लगे हैं। सोग मना रहा होगा, सुमन की पोर्शन तक वो यही सोचती गई। वहाँ लाइट्स ऑन थी, ताया ताई यकीनन सोच चुके थे दोनों को फिर तहज्जुद के लिए जागना होता है। इससे उसने पहले ज़ोया के कमरे में झांकी मारी। वो बेड पर दरवाज़ कोई इंग्लिश नॉवल हमरा डिक्शनरी के पढ़ रही थी। अब आई हो, मेहंदी उतर गई तुम्हारी? दरवाजे में से झांकते उसके सर का देखकर और वो भरनाई मैंने लगाई ही नहीं थी। वो दाँत कोस कर बोली, अब उल्टे पैरों वापस जाओ। मेरा नहीं मूड फ़िल्म देखने का। उसने रणबीर कपूर की नई फ़िल्म मंगवाई थी आज और मुबालका हुरिया को बुलाने के लिए साथ तो मैसेज दिए थे इकट्ठे देखने के लिए और उसका एक जवाब। अब तो वेट तक तन मन चला गया था। प अम प्रिंस विलियम की लगती सरकती न हो तो अब आ गई। जब उसके मूड का सत्यानाश हो चुका था। मैं उमर से मिलने आई हूँ, मिल लूँ? वापस आकर तुम्हारा इलाज करती हूँ। तुम मेरे भाई से रात के अंधेरे में ही मिलने क्यों आती हो? जाविया के अबरूज काकर पूछने की देरी ही थी। वो पलटते पलटते रुक गई क्योंकि वो दिन में डालने के लिए वो मिलता नहीं। डोरे डालने के लिए वो मिलता नहीं। दांत पीसकर वो तंजिया बोली। जाविया मज़े से हंसने लगी। मुझे अपने अम्मी पापा को बताना पड़ेगा, लड़की बेहया होती जा रही है। संभल कर रखो अपनी इस नगीने को। मैं ऐसों को मुँह नहीं नाम में भी ना लगाऊँ। ज़ोया को मज़ाक उड़ाता अंदाज़ उसकी शान पे हमला था। पता है मुँह लगाने के लिए तुम्हें करम हसैन जैसे मिलते हैं। ज़ोया को उसकी सभी क्लास फेलोज़ की बाबा तक खबर थी क्योंकि घर में एक ज़ोया ही तो थी जिसे कॉलेज के किस्से सुनाती थी। मैं आकर तुम्हारा इलाज करती हूँ। मुँह पर हाथ फेरती धाड़ से दरवाज़ा बंद करती वो वहाँ से हटी। तुम जाग रहे हो? दरवाज़े से झाँक कर देखा, उमर लैपटॉप पे मसरूफ़ था। यानी वाक़ई जाग रहा था लेकिन मुद्दा बयान करने के लिए कोई इब्तिदाई तो वो खुद ख्वाब बोली थी। अंदाज़ ऐसा था जैसे तसल्ली चाह रही हो। उमर ने चौंक कर पहले हैरानी से उसे देखा, फिर तुम जाग रहे हो पे ध्यान गया तो खुलकर मुस्कुराया। आँखों में शौक़ी ही नहीं चमक भी आ बसी थी। सोया या जागा जो तुम समझो वो अंदर आ गई थी। उमर की पूरी तवज्जो अब उस पर थी। मैं तुमसे ये कहने आई थी, मैं बिल्कुल भी प्रेज़ेंटेशन नहीं दूँगी, सुन लो। लहजे को ख़ासा दबंग बनाकर अपने ने उसने पहले ही वार में उम्र की चत करना चाहा। सुन लिया। और ये कि तुम्हारा मेरे ताया का बेटा और एक ही घर में रहने का क्या फ़ायदा हुआ भला? उमर की मुस्कुराहट और उसकी नज़रों की दिलचस्प और धकास से दिल ही दिल में बेचैताब खाती वो मज़ीद कड़े लहजे में इस्तफ़सार करने लगी। हमारे बीच फ़ायदा और नुकसान की बात ही नहीं हुई कभी। मैं कर रही हूँ ना। खट से एक उसने कहा था। अब ये लफ़्ज़ नाचार कहना पड़ा। उमर ने मुस्कुराहट छुपाने की खातिर सर झुका लिया। जब हम दोनों कॉलेज में गैर हैं तो क्या तो फ़ायदा और नुकसान भी बेकार। देखो, दिल तो चाह रहा था हर नखर तो निहा दे इस गधे को का, मगर मजबूरी है कि हाथों बर्दाश्त कर गई कि अब उसे बाप बनाना पड़ा था। इखलाकियात का तकाजा है। तुम फिर से रिश्तेदार होने की को फेवर दो मुझे। ये तो खैर गैर इखलाकी सबक हुआ। उमर उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ, बज़ाहिर संजीदगी के दिखाई मगर आंखों में शरारत रखसा थी। आज तुम अपना फ़ायदा मांगने आई हो, कल कहोगी तुम्हारी फ्रेंड्स भी काम आओ तो। स्वीट ये मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी के खिलाफ है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। तुम बेबसी का मुकाम था वो उसके सामने ज़रूरतमंद बनी खड़ी थी। एक शर्त ये है पे मुझे सबको बताने दो तुम मेरी क्या हो। उमर हफ़ से उठा रहा था मगर उसकी बर्दाश्त हद पार कर चुकी थी। तुम एक नंबर के घटिया और खबीज़ हो। रक्षी ने ठीक कहा था। तुम्हारी धराई उसकी ज़ुबान के जौहर खिलने लगे। धराई उमर का अचंभा हुआ। तुम हो ही इस काबिल। मैं शरीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। उसे एक इंतहा थी कि जुमला कुछ बनकर रह गया। उमर ने पूरे मुँह पर हाथ फेरकर कोया कहकहा दबाया। तुम जैसे कि रक्षी जैसी ज़ुबान ही ठीक रहती है। अल्लाह करे वो रोज़ तुम्हारा गरूर ठिकाने लगाए और अल्लाह करे तुम्हारी बीवी भी बने। कहकर वो जैसे ही जाने लगी कि पलटी। उमर ने उसका बाजू पकड़कर वापस अपने को सामने किया। थोड़ा सा मुझे भी सुनती जाओ। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था मगर गुस्से ने ऐसे हवास लब किए हुए थे कि उस पर ये नज़दीकियाँ भी कुछ और अच्छा कुछ सच्चा मनकशिफ करने में नाकाम थी। तुम इस रंग में पता है कैसी लग
लग रही हो हुरिया को, अब जाके ऊपर की ज़हरी हालत के साथ-साथ फ़िज़ा भी साज़गार महसूस हुई। उसने साँस रोक ली, उमर ना जाने क्या कहने वाला था या पता नहीं क्या करने वाला था। फ़िल्मों में तो ऐसी सूरत-हाल के वक़्त हीरोइन के हाथ कोई गुलदान, कोई गिलास आ जाता है, मगर यहाँ दोनों चीज़ें बहुत से दूर से थी। कोई बात ही, नाखून बड़े हैं, नोच लूँगी या गर्दन दबा दूँगी, भले इकलौता है, मेरी इज़्ज़त से बढ़कर नहीं। फ़ांटा की बोतल। उसकी तखरिए में सोच को उमर ने ये कहकर ब्रेक लगाया, उसे एकदम से झटका लगा, ये सुनने की भी उम्मीद नहीं थी। और पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? उमर की आँखों में नाचती शरारत बता रही थी कि वो आगे भी कुछ झटका झटका लगाने वाला है। पी लूँ। आँखें बंद करके बड़े जज़्ब से उसने गहरा दूसरा झटका भी दे डाला। वो अपनी कलाई छुड़वाती उमर से यूँ ही उड़ती हुई अपने पोर्शन में जाने से पहले ज़ोया के कमरे में जाकर घुर्राने ना भूली। तुम्हारा भाई एक नंबर का गुंडा है, तुम ठीक कह रही थी इसके कमरे में रात को जाना अपनी मुसीबत को बुलाना है, और ये वो जा, अरे सलामत तो जा रही हो। जोया ने पीछे से हाँक लगाई थी। अगली सुबह प्रेजेंटेशन बचने का तरीका उसने ये निकाली कि छुट्टी कर ली करके पछताई। काम वाम कोई ख़ास होते नहीं थे। शादो झाड़ू पोंछे का काम दोनों पोर्शंस में करती थी। बाद अज़ां अम्मी और शादो दोनों की सवारी एक साथ उमर लोगों के पोर्शन की तरफ रवाना हुई थी। ज़ाया यकीनन कैंपस गई हुई थी, वरना हुरिया की सवारी भी वहाँ रवाना होती। वो भी अपने कॉलेज बोरियत थी। ख्वामख्वाह छुट्टी मारी रूह रह रह कर पछतावे ने सताया। दादी टीवी पर कोई मॉर्निंग शो देख रही थी। उनकी कंपनी में टीवी देखना अपने आप में एक सर दर्द था। उस वक़्त ये सर दर्द गवारा न लगा। देखो तो मनहूस के कपड़े बान पहनकर आ गई। सर दर्द का पहला हमला हुआ। हुरिया ने गहरी साँस लेकर खुद में तवाराई भरना चाही। ये मॉर्निंग शोज़ के पूरे खुशबू के साथ दादी देखती, और मेज़बान ख़वातीन के कपड़े देख कर जान भी जलाती। कभी मेज़बान छतरी लपेटते नज़र आती, तो कभी उसके कपड़े टेंथ चितरी नज़र आते, कभी पैराशूट, तो कभी उसे किसी लिबास में मदरू बना डालती। अच्छा भला तो है खूरिया को कपड़ों में कोई बुराई नज़र ना आई। ये क्या करती दादी वाली ऐनक उसके पास थी ही नहीं। अब ऐसा सिलवाना ना चली जाए डेरा के पास। दादी ने जैसे उसका इरादा जांच कर हुक्म दिया। वो बदमज़ा होकर जो ही उठी, टेलीफोन गुरगुराने लगा। दादी ने फिलहाल टीवी का वॉल्यूम कम किया कि फ़ोन कॉल्स किसी भी की भी होती हैं, कोई भी अटेंड करता है। दादी कान ज़रूर खड़े कर लेती है। हेलो, उसने नहायत बददिली से रिसीवर कान से लगाया। कमाल किस्मत है, मैं अभी सोच रहा था काश तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिले। तो दूसरी तरफ राफ़े की भारी आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम राफ़े भाई। रात 12 बजे उमर के हमरा वापस आने की शर्मिंदगी थी कि अदब अदब आदाब अब बचा लाई। राफ़े है, मेरी भी बात कराना। दादी के कान पर ख़ास आम काल पर ज़रूर लगे थे। अभी भी उसके मुँह से राफ़े का नाम सुनकर खुल से गई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सलामती भेजने का। वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। क्यों? अंदाज़ा तो था वो किस बात पर नाराज़ है, फिर भी इस्तफ़सार की हल्की-हल्की घबराहट ने भी आ लिया था। तुम्हें मेरे साथ 2 बातें करना मुश्किल हो रहा था, और उमर के साथ आधी रात को चलेगी। सच है उनका बड़ा नाम, बड़ा घर है वहाँ, हम क्या है? वो यकीनन शर्मिंदा कर रहा था, और वो वाक़ई शर्मिंदा हुई थी। सॉरी राफ़े भाई, मेरा यकीन करें, मुझे मैं अपने घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। मैं बहुत बेसुकून हो जाती हूँ, यकीन करें। अपना समझती तो ऐसा कुछ फ़ील ना होता। अच्छा, फिर कभी आई तो ज़रूर रहूँगी, सच्ची। वो खुलूस दिल से बोली। राफ़े से हक़ बजाना महसूस हुआ। आई क्या, हम खुद आपको ले जाएँगे। अपनी ख़्वाहिश से उनके अब के राफ़े को टोन यकसर बदली। हुरिया ने मुँह सिकोड़ कर करना चाहा कि दादी आ खड़ी हो गई। मेरी बात कराओ, तुम्हारी कथा जाने कब ख़त्म हो। राफ़े भाई, आप दादी से बात कर लें। वो काफ़ी देर से कह रहा था। यार मैंने राफ़े पता नहीं क्या कहने लगा। उसने ध्यान दिए बगैर रिसीवर दादी को थमा दिया। दादी ने हस्बे आदत तार को अपनी सहूलियत के मुताबिक यहाँ वहाँ करके बड़े एहतमाम से रिसीवर कान से लगाकर हेलो कहा, और कई बार है कहा, पर राफ़े फ़ोन बंद कर चुका था। रिसीवर रखकर उन्होंने गाल कटने का जुर्म हुरिया पर आयद करके एक घंटे तक बखेड़ा रोया था।
आज बड़े घर में खूब चहल-पहल थी। ताया लोगों के लिए वो भी तन-तन बड़े की इस्तलाब इस्तेमाल करती थी। बड़े लोगों, बड़ा घर, बड़ा नाम। अपने लाउंज में बैठे-बैठे जी मचलने लगा। देखो देखो तो सही क्या किस्सा है। अम्मी और दादी किसी धुआँधार बहस में उलझी थी। शाम के 5 बज चुके थे। वो उन्हीं एक-दूसरे के रहम पर पर छोड़ती ज्वेलर्स थी। बड़े घर की तरफ भागी। वहाँ बाकी अलग समा था। छाये में सदके बड़ी आपा उस पर नज़र पड़ते ही चहकी। उसने आंखें सिकोड़ ली। यूं तो 8 बहनों पर मुश्तमिल ये शादीशुदा पलटन जब जब महकियाती रौनक हो जाती। शादी के फंक्शन को गुमा होने लगता। मगर इस वक्त की खास बात सबने तैयारी भी यूं कर रखी थी गोया शादी पर आई हो या जा रही हो। और सबके बच्चे भी साथ थे। बड़ी आपा के शादीशुदा बेटी अपनी नौमलूद बेटी के साथ, तो छोटी आपा का शादीशुदा बेटा अपनी नौ नौखेज़ दुल्हन के साथ मौजूद था। उम्र की बड़ी आपाओं के बच्चे उम्र से बड़े या उससे जितने थे, क्या हुआ कि पहचाने नहीं जा रहे। छोटी आपा बिल्कुल दुल्हन लग रही थी, बल्कि कहा कि फिर आकर उसे पेच कर भी लिया। वो कहाँ तैयार थी, उसे इल्तफ़ात के बड़ी तरह से भूख लग गई। फिर तो जैसे दौड़ लगी। किसी ने किसी ने गला लगाया, किसी ने बुला ली। मोहब्बत की इस अफ़रात हुर्रियत को बदहवास कर दिया। आखिर में ताई अपने अपने कमरे में सब बरामद हुई, सजी-सवरी और ख्वाह-बख्वाह खिलखिलाती। अरे मेरी हूर आई है। उस पर नज़र पड़ने की देर थी। बड़ी अप्पा से भी ज़्यादा ज़ोरदार नारा लगाया और आग रात से लपट गई। ताई अम्मी हमेशा बहुत से प्यार से रही मिलती थी, मगर आज का इज़हार शफ़क़त किसी और नैयत का था। ताई ने तावीज़ से उसे लिपटाए रखा। फिर तावीज़ से उसे लिपटाए रखा। फिर अलग हुई तो चेहरा दोनों हाथों में लेकर नम आँखों के साथ उसे प्यार और मोहब्बत से देखती रहीं कि क्या है कि कभी अम्मी ने उसे ऐसा देखा होगा। आखिरी मुज़ाहरा ताई ने उसके माथे पर बहुत लंबा चौड़ा बोसा लेने का को किया। बेसाख्ता झिम्पी के सब तवज्जो उस पर थी। ताई की लिपस्टिक उसकी पेशानी से उमर की भांजी और वेरा ने साफ की। बस उमर की भर हम उमर भांजे शाज़िया ने शरीर सवालिया नज़री हाज़रीन पर डाली। पूरी नफरी ने उस ब्रेड में हिस्सा लिया या कोई बाकी है? ज़ोया महाबज्जू ने लानिया बताया। उमर भी शादीशुदा भांजे उमाइद ने शाब को देखकर करना न सिर्फ आंख मारी, बल्कि हुरिया को देखकर कहका भी लगाया। हुरिया को बात की तफसील तो क्या खुलासा भी नहीं पता था, मगर फिर भी मुईद को आंख मारते देखकर वो बुरी तरह से सुर्ख हो पड़ गई। मैं जोया से मिल लूँ, बेहतर समझा यहाँ से गायब हुआ जाए। कुचर में जाने लगी। बड़ी आपा ने प्यार से मतला किया। वो भी हंसते हुए जोया अपने कमरे में है। वो जी ही जी में सबके किराए हो जाने पर जल्दी ज़ोया के कमरे में आई और वहाँ भी वो भी अपना जदीद तराश-खराश का सूट पहने आईने के सामने खड़ी थी। आखा आप आ गई। ज़ोया ने अभी बाकी नफरी की पैरवी की, यानी फर्त जोश से उसको गला लगाया। क्या मुसीबत है? वो बेतरह झुंझलाई ज़ोया कहकहा लगाती फिर से आईने में गुम हो गई। सब पागल हो गए हैं। यहाँ तक हुरिया नागवारी से बड़बड़ाई। कहीं जा रहे हो शादी-वादी पे? नहीं, हम तो आ रहे हैं। ज़ोया ने तर्क कहा और गड़बड़ाई। अरे आ रहे हैं क्या मतलब? हुरिया को लगा अभी वो भी पागल हो जाएगी। मतलब हम अपने इकलौते लाडले भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। सोया ने जैसे सबके पागलपन की वजह बता दी। जो हुरिया को खोदा पहाड़ और निकला जोहा का साधक लगी। सबके तेवर और प्यार देख कर लगा था, ऐसे रहा था जैसे कारनामा उसके सर जद हुआ ओहो। और यहाँ असल हीरो उमर साहब निकले। माशाल्लाह काका जवान हो गया है। वैसे किसकी किस्मत फूट रही है? साथ आकर देख लो, हम बस से रवाना होने वाले हैं। ज़ोया ने बेहद खुश नज़र आ रही थी। क्यों लड़की ढूँढते वक़्त साथ ले गई थी, जो अब शहीदों में नाम लिखवा रही हो। ना चाहते हुए भी शिकवा गो हुई। ज़ोया भी जी खोल कर मुस्कुराई। मेरी जान, लड़की भी भाई ने खुद ढूँढी है, खुद पसंद की है, हमें मार्च पास नहीं करना पड़ा। हाँ, उसका मुँह खुल गया। 9 बहनों के इकलौते भाई ने खुद से लड़की पसंद कर ली। तुम लोगों को अहमियत ही नहीं दी। बहनों की कई अरमान, कई ख्वाब होते हैं। मैं तो मोबी को ऐसा कभी नहीं करने दूँगी। भाई की ज़िंदगी का फैसला है, हम क्यों रोड़े अटकाएँ। और शुक्र है उन्हें वो लड़की पसंद आई जिसे हम सब भाभी के रूप में देख रहे हैं। तो यानी कि हमारे अरमानों और ख्वाबों का जनाजा नहीं निकला। हुरिया मुँह बनाकर सुनती रही। उसके दिमाग में उम्र की रास्ता से हुई बातें गूंज रही थी। पता नहीं किस बेचारी और पे बुरा वक़्त आया है। ज़ोया के दाँत फिर से निकलने लगे। वैसे तुम्हारे भाई के साथ जचती रक्षी है
तो जचती रक्षी है तुम्हारे मुंह में खाक दफा दूर। दोया ने उसी के हुरिया को झांपड़ लगाया। मेरे भाई ने वैसे ऐसे भी गुनाह नहीं किए। वो हबशन तुम मूबी के लिए मांग लेना। तुम 3-4 साल बाद मूबी उसकी जितना लगने लगेगा। और फिर उसके वो जोया को मुंह तोड़ जवाब देती है। बाहर से आवाज़ें पड़ने लगी। जोनी, देर हो रही है, बाहर निकल दोनों। मैं जानती हूँ तुम लोगों को देर हो रही है। जोया के बाहर निकलने से पहले वो तेज कदम उठाती बाहर चली गई। जोया का रुकने पर इसरार करती थी। पीछे पीछे हथी बाकियों ने भी रोका। वो कतियत से इनकार करती अपने रोशन की तरफ आ गई। और इस वक्त उस पर हैरतों के पहाड़ टूटे पड़े थे। जब यही सजी संवरी पलटन उसके फौरन बाद उनके पोर्शन में पहुंची, बिल्कुल घर वाली अगर गिरमजोशी का मुज़ाहिरा यहाँ भी कर गया। ये हुरिया से ताई और नवासियाँ यूं भेंच के गले मिली। उसकी हड्डियों की जेटकी के का यकीन आ गया। बड़ा सार लाउंज उसे फौज के आ जाने से छोटा पड़ा था। बड़ी फुर्सत से ताई बेटियां नवासे और नवासियां जहाँ जगह मिल बैठी, जैसे यहीं आना होगा या ना हो। कहीं ये हुरिया की सोच का दायरा गदरे से वसी हुआ और इतना हुआ कि उसे चक्कर से आने लगे। उमर की पसंद एक दम से दिमाग पर हथौड़े बरसे। वो बैठे से खड़ी हो गई। क्या हुआ, शर्म आ रही है? जोया साथ चिपकी बैठी थी। शौकी से पूछा तो हंसी के फौरन गूंज गई। हाँ, अपनों से कैसी शर्म, बैठो बैठो, नई बात नहीं करने आए हम। साइमा बाजी ने मसनूई मुंह फुलाकर कहा और जोया ने बाजू से खींचकर दोबारा बैठा भी दिया। अरे पहलियां भिजवाओगे या बताओगे भी कि ये मुंह क्यों रंगे हुए हैं तुम लोगों ने? दादी को इशारे समझ तो आ रहा था, फिर भी सवाया के रिश्ता मांगने के तकाजे कुछ और होते हैं। बुढ़ापे में जो चौंचले सूझ गए। फिर बड़ी बहू सुर्ख लिपस्टिक मैं प्यारी भी बहुत लग रही थी। दिल में नज़र उतारती पर ऊपर से मुंह बिगाड़ती ताई खुशी से बेहाल उनके गले लगी। अम्मा, इकलौते बेटे का रिश्ता तय करने आई हूँ। मत पूछें कितनी खुश हूँ। और जवाब में दादी ने भी जानदार कहका लगाकर खुशी में हिस्सा डाला। और हुरिया का तो जैसे दिल दिमाग सब नशील हो गया। क्या होने जा रहा था इसके साथ, ये सोच भी धड़ाम हुई। उसके फिलहाल दिमाग पर वायरस हमला कर चुका था। वो भी उमर नाम का। ना तो मैं दामन फैलाऊंगी, ना कोई तहमीद बांधूंगी। ताई दादी के पास से उठकर बोलती हुई हुरिया के करीब जाने लगी। जोया और वेरा एक तरफ हो गई। ये मेरी बेटी है, ये मेरे घर के लिए बनी है, इसलिए मैं मेरे ही घर आएगी। किसी ने एतराज नहीं करना। ताई ने सुर्ख दुपट्टे खोलकर हुरिया के ऊपर डाल दिया और बेहसो हरकत जैसे बैठी रही, गोया बेजान हो। अरे आलमगीर को तो आने दो। वो दादी चीखी। अब्बू आए बैठे हैं, मैं तो अभी ले आता हूँ उन्हें। बॉबी की खुशी का आलिम ही और था। छलांग मार के अब्बू के स्टडी रूम तक पहुंचा। कुछ देर के बाद उनके हेलो चेयर घसीटता अब्बू की टांगें घसीटता 3 सालों से बेजान थी। उन्हें कॉलेज के बाद आधे धड़ से मजदूरी मिली थी। हो क्या रहा है यहाँ? हुरिया ने बाप की शायरी खुशगवार आवाज़ पर भी सर नहीं उठाया। अब्बू, लग तो यूं रहा है जैसे फिल्म का सीन होता है। अब रिश्ता मांगने नहीं अगवा करने आई हैं। खुद मुबी यकीन हो रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था मुझे इनकार नहीं होगा। ताई ने बड़ा सा लड्डू अपने अब्बू के मुंह में डाल दिया। आलमगीर, क्या तुम मेरा मान तोड़ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं था भाभी। हुरिया आपकी बेटी है। मेरी तो खुशकिस्मती है कि मेरी बेटी के नसीब इतने अच्छे हैं। उम्र से बढ़कर प्यारा और कौन होगा? फर्त में मुसरत से अब्बू की आवाज़ नद गई। मूबी ने बेसाख्ता उनके से लिपट गया। बस तो फिर बेफिक्र रहे। हुरिया मेरे लिए मेरी बेटियों से बढ़कर है। असल बेटी यही है, अपनी तो पराई होती थी। एक बिल्कुल गैर रवायती तरीके से रिश्ता तय करने के बाद रवायती बातें दिलास से या दिए जाने लगे। हुरिया ने सर उठाकर देखने की जहमत गवारा नहीं की। उन चमकते चेहरों में उसकी अम्मी, अब्बू, मूवी और दादी, उनके चेहरों में भी का भी इजाफा हो गया था। सब यूं खुश थे जैसे उसे इस रिश्ते के इंतजार में ही बैठे हों। उमर भाई खुद क्यों नहीं आया? मूवी को इसके गैर हाजिरी शिद्दत से महसूस हुई। शर्मा रहा था। मशरिक बेटा है ना? शाहरुख के कहने पर अब्बू भी मुस्कुरा दिए। बदतमीज बड़ी आपा ने बेटे की जेब पर रसीद की कहीं जाना था उसने हमें अलबत्ता आज के दिन के लिए पाबंद कर गया के लाज़मी जाना हुरिया को मांगने। बड़ी आपा खुशखुशी बता रही थी। अम्मी की भी बात बेबात हंसी फूट रही थी। हुरिया को अचानक उसे दम घुटने लगा। किसी फिल्म के सीन की तरह तय होने वाले ये रिश्ता उसका दिमाग बंद कर गया था। कुछ देर और वहाँ बैठती तो या ज़ोर ज़ोर से रोने लगती या सब पर चीखती, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा ठीक नहीं था। वो सुर्ख दुपट्टा उतारती सबके बीच से उठकर भागती हुई कमरे में घर गई। शर्मा गई। दादी ने वही कहा जो किसी फिल्म के सीन हीरोइन में के उठ जाने पे कहा जाता है। उसके दिल की हालत से बेखबर
ये महफ़िल काफ़ी देर तक जमी रही। पहले उस डर से बाहर कोई सुन ना ले, वो घुट-घुट कर रोती रही। फिर जब ज़ोया और वेरा जाने से पहले उसका दरवाज़ा बजाकर मिलने आई और जवाब ना पाकर वापस चली गईं, तब भी उसने मचल-मचल कर रोना शुरू कर दिया। रह-रह कर अपनी बेबसी और अम्मी-अब्बू की जल्दबाज़ी पर ताव आ रहा था। क्या वो इतनी गैर-रहम थी कि क्या उमर इतना आला दर्जे का पर फ़ाइज़ के सोचना समझना भी ज़रूरी ना समझा गया। जैसा ताई ने चाहा वैसा होने दिया। भले उमर कितना भी आला हो, उससे पूछ कर फ़ैसला करना वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है। सारी ज़िंदगी लाड उठाने वाले ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर क्यों धोखा दही के मर्तकब हुए? क्यों उमर को ग़ैबी रिश्ते समझकर अहमियत दी गई कि बेटी भी भूल गए? उसकी कोई मर्ज़ी, कोई पसंद, कोई ख्वाहिश नहीं भी थी, या वो भी उम्र पर फ़िदा थी कि माँ-बाप ने पूछने भी गवारा ना किया? बाकायदा ज़ोर-ज़ोर से रोती हुई एक तरफ से वो मातम करती रही। उमर ने उसके नज़दीक कुछ भी नहीं था। फिर वो उमर के इतना करीबी रिश्ता कैसे बना लेती? यही सोचते रोते उसकी आँख भी लग गई। तब खुली जब अम्मी दरवाज़ा बचाकर खाने के लिए बुला रही थी। "हूर अब्बा बाहिर आओ, हूर बाहिर आओ, हुरा बाहिर आओ, सबने खाना खा लिया, तुमने आज क्या करना है?" वो कल्समंदी से उठी, कुछ देर दिमाग को हाजिर करने में लगी। मैं खा लूँगी। दिल तो नहीं चाह रहा था जवाब दे, लेकिन दे दिया। अम्मी वहाँ से चली गई थी कि फिर उनकी पुकार नहीं उभरी। सर और आंखें हद से ज़्यादा भारी हो रही थी। इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगी ये सब। जो दोनों कनपटियां सहलाते वो सोची गई क्या करना है। फिर एक ख्याल आने की देर थी, फौरन बिस्तर से नीचे उतरी, चप्पल पहनती वो बाहर निकल गई। होलिया ऐसा हो रहा था कि जैसे दंगल लड़कर आई हो। बिखरे बाल जिन्हें उसने अभी समेटा, और लाल सूजी आंखें। खैर, रातन किचन में झांका, जहाँ मिठाई के टोकरे और डब्बे मौजूद थे, और मूवी के उनके हिफाजती जोन में रखा था। आए बच्चों, आज तो आपको इन पे अपना नाम टैग लगाने की ज़रूरत नहीं। सबके सामने आपके हैं। वो बहुत खुश था। यकीनन उमर उसके लिए कज़न से ज़्यादा बड़े भाई जैसा था, और अब ये रिश्ता मज़ीद मुस्तहकम होने लगा था। मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में फिर से आंसू झलकने लगे थे, जिन्हें अंदर धकेलती वो बड़े घर यानी ताया के पोर्शन में की तरफ रवाना हुई। ताई के यहाँ अभी अभी खुशी का माहौल जो बन पड़ रहा था। बड़ी पलटन शायद अंदर किसी के कमरे में महफिल सजाए बैठी थी। लॉन्च में ज़ोया, वेरा, मनाहिल वगैरह का देखकर वो कतरे से पिटा सी गई। उसको देखकर उनका जनाहट में कई गुना इज़ाफ़ा हो गया। जिस अज़म से थी वो ज़ोया की ज़ुबान से हुरिया भाभी को, तो बाकियों की ज़ुबान मामी का लफ़्ज़ सुनकर बुरी तरह से डगमगा गया। हम क्या यही कह रहे हैं, हुरिया भाभी से अकेला नहीं बैठा जाएगा। वहाँ हुरिया की सट्टी चंद सेकंड्स तक तो बिल्कुल गुम रही। नहीं वो फिर ये सोचकर कि अभी आर्या पार करके लाज़मी जाना है। उसने कहने की ठान ली। उम्र है, ओह! सब मज़े से गुनगुनाई। हुरिया उँगलियाँ चटाकने लगी। अंदाज़ा हुआ अब पहले की तरह उम्र करती उसके कमरे में जाने वाली बात ख़त्म हो गई थी। पहले भले उसका दिल उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था, पर बाकी के सब के लिए नई बात हो गई थी। मामू बिल्कुल अभी-अभी आए हैं, जाकर देखो सो ना गए हों। नाहिर के तासुरात मानी खेज हो रहे थे। वो नज़रअंदाज करती उमर के कमरे तक गई, और दरवाज़ा खुला था। वो बगैर दस्तक दिए हस्बे आदत अंदर जा दाखिल आई हुई। उमर कपड़े बदले सोने के चक्करों में था। उस पर नज़र पड़ी तो बेसाख्ता ठिठक गया। चेहरिया दोनों मुख्तलिफ नहीं था, बस ये था उमर की थकन पर सुकून और इत्मीनान गालिब था, और बेसुकून वो जुड़ी हुई नजर आ रही थी। उमर का अंदाज़ा था और रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो नहायत इत्मीनान से उसे देखे गया। जिसकी आंखें कुछ ज़्यादा जानलेवा हो रही थी। उमर को खुद पे काबू रखना मुश्किल लगने लगा था। तुमने किसकी इजाज़त से ताई लोगों को हमारे घर भेजा? तेशो सदमे उसका कई आलम हम था कि बोला भी नहीं जा रहा था। आंखें अलग नम हो गई थी अपने दिल की। उमर ने बहुत धीमी नरम आवाज़ में जवाब दिया। वो बल्कि छपक कर आंसू पीटने की कोशिश में मुँह हलकान हो गई। क्यों? तुम जानते हो मैं तुम्हें सख्त नापसंद करती हूँ। वो हल्का सा चीखी। उमर का इत्मीनान जान जला गया। मगर मैं जो तुम्हें पसंद करता हूँ, भाड़ में गई तुम्हारी पसंद। वो चीखी। सब जब तुम जानते हो मैं तुम्हें एज अ कज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो शोहर कैसे मानूंगी? तुमने क्यों किया ये जरत? तुम मुझे खुद गर्ज समझ लो। उमर का बस नहीं चला। उसकी गालों पर फैलते आंसू अपने हथेलियों में जज़्ब कर ले, मगर क्या करता कि फ़िलहाल यही सब अपने बस में नहीं था। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। ताई को मना कर दो। वो आंसू पोंछती अंगुली उठाकर कतई लहजे में बोली। मैं क्यों करूँ? उमर ने आंखें सुकोकर बोला। मैंने अपनी पसंद से रिश्ता भेजा है, मैं क्यों इनकार करूँ? तुम्हारी नज़दीक सिर्फ अपनी पसंद अहम है, ये नहीं कि मैं तुमको नापसंद करती हूँ। वो दबी दबी आवाज़ में चीखी थी।
कहा ना, तुम मुझे खुद कर समझ लो। उमर ने उनकी जानलेवा आंखों में देखकर कहा, जिनमें ये सुनने के बाद शोले से लपकने लगे थे। वो तो तुम हो खुद कर साजिब मुनाफिक, अपने फायदे के लिए अपनों का खून चूसने वाले। एकदम से भड़की थी, तुमने खुद क्यों इन्हें इनकार किया? कोई जबर कर रहा था तुम पर, कर देती इनकार। हक था तुम्हारा, तुम्हारी माँ ने ऐसी मोहलत दी थी, तो करती ना। होना सब के सब ऐसे अपने बनवाने वाले, तुम कम तर तो को रोंदने वाले, डोमिनेटेड जानबूझकर हमसे रिश्ता जोड़ा, सारी ज़िंदगी दबा कर रखने के लिए, हुक्म चलाने के लिए। उमर ने रोका नहीं, वो बोलने पे आई थी तो क्या कुछ नहीं बोल गई। उमर होंठ खींचे, वो गौर से देखता रहा, सुनता रहा। ना नज़रों में तासुब उभरा, ना खुशोद, ना रौनत, बल्कि मोहब्बत भी भर नरम तासर मज़ीद बढ़ गया। दिल को कर रहा था खुद से लगाकर उसके सारे गले शिकवे, ताने वहम अपने अंदर समोले और उसका सुकून और मोहब्बत से माला माल करते, मगर सबके किए खड़ा रहा कि चिंगारी को मज़ीद हवा देने का बाहिस होता। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद लंबी-लंबी साँस लेकर खुद पर काबू पाते हुए ये कहा और जाने के लिए मुड़ी। अपने इनकार की कोई सॉलिड वजह भी बताना। सुनने वालों को मुझे लूला, लंगड़ा, अंधा का ना कुछ भी साबित ज़रूर करना। उमर ने हाय संजीदगी से कहा था, वो जाता-जाता पलट आई थी। तुम चाहे अब ज़मज़म से भी धुल लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। चबा-चबा कर कहती हुए ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती चली गई। उमर का ये इशारा देकर उसे नापसंद करने की वजह होना लाज़मी था। तब वो उसे खूबियों समेत रिजेक्ट कर रही थी। चलो, उसके जाने के काफ़ी देर बाद उमर जंबश की, तुम अपनी नफ़रत के हथियार तेज़ करो, मैं अपनी मोहब्बत के देखते हैं जीत किसकी होती है। वो पुरएतमाद था, सो बेफ़िक्र सा बेड पर गिर गया। जो ख्वाब देखने थे उनका तो भी अभी हुरिया भर कस निकाल गई थी। फ़िलहाल नींद आ जाती गनीमत था। उस दिन उमर के मना करने के बावजूद वो कॉलेज में थी। उस उमर ने मूवी के ज़रिए कहलवाया था कि कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम्स करीब हैं तो पढ़ाई नहीं हो रही। वो खुद सारे मज़ामीन में सिलेबस और डेट शीट उसके लिए ले लेगा। मगर वो उम्र की बात पर कान धरे ले मुमकिन ही नहीं। उम्र को अच्छी खासी झंझलाहट हुई थी कि उसे कॉलेज देखकर गिने-चुने स्टूडेंट्स आए थे। गोया कोई फ़ायदा नहीं हुआ था आने का बिल्कुल, बल्कि अपनी ज़िद से उम्र को नीचा दिखाने का मंसूबा भी चौपट होकर रह गया था। अब जब अक्सर स्टूडेंट वापस जाते नज़र आए, यार हम भी चलते हैं, अब देखो सब जा रहे हैं। वो चारों बीएड की इमारत में मौजूद थी। हाँ, वाक़ई चलते हैं। नुसरत ने भी वहाँ में हाँ मिलाई, मगर रास्ता में मना मिलते। हम तो चले जाएँगे, मगर ये ऐश्वर्या की आँखों वाली की किसके साथ जाएगी? ऐश्वर्या की आँखों वाली हुरिया का कॉलेज में मशहूर की जा चुकी थी। रास्ता की बात पे उससे भी परेशानी लाहक हो गई। मैंने तो मूवी को 1 बजे का टाइम दिया था। वो अच्छी खासी रौनकें हुई, बस तो 2.5 घंटे बाबू का लेक्चर सुनना। रक्षी कॉलेज के मुलाज़िमों का कह रही थी, हुरिया की शक्ल पे हवाइयाँ उड़ने लगी। वो तीनों एक साथ रिक्शे में आती-जाती थी। उसका घर मुख्तलिफ समात में था। ऐसा क्या मसला है? तुम भी रिक्शा वो करो और चली जाओ। रक्षी ने चुटकी में हल बताया। अकेली हुरिया की टांगें काँपने लगी। तो कहा नहीं जाएगा रिक्शा वाले, वो तुम्हें अकेली लड़कियां कहाँ-कहाँ का सफ़र नहीं करती हो, ये कॉलेज से घर तक नहीं जा सकती। रक्षी मिनटों में तबीयत साफ़ कर देती। हर कोई तुम्हारी तरह सुरमा नहीं होता। रास्ता ने भी हिसाब बराबर कर दिया। बस तो फिर इंतज़ार करे भाई का। रक्षी बुरा मान गई। मैं अकेली कैसे? हुरिया की जान पर बन गई। अच्छा, ऐसा करते हैं, किसी सर से कहते हैं फ़ोन करने का, तुम मूवी को बुला लो। नुसरत को मशवरा से बुरा नहीं था, वो फ़ौरन मान गई। उसने और नुसरत ने नकाब ठीक किया और चारों अपनी इमारत की तरफ वापस आ गई। प्रिंसिपल रूम तो लॉक है। हुदे की फ़िक्र में इज़ाफ़ा हो गया। स्टाफ रूम तो खुला है। चारों ने तेज़ी कदम उठाती उधर चलती और कबल उसके खुद अंदर जाती। उमर अचानक ही बाहर आ गया। चटती नज़र हुरिया पर डालकर वो जाने ही लगा था कि रास्ता ने पुकारा, सर सर प्लीज़। हुरिया सर तापा सर लग गई। गमान भी नहीं था कि उमर बैठा होगा और रास्ता मदद भी उससे मांगेगी। वो ख्वामख्वा नीचे देखने लगी। सर, आपके पास सेल फ़ोन होगा? जी है। उमर कुछ कुछ समझ रहा था कि क्या मामला है। सर, ये 10 मसला बनी हुई है। रास्ता ने हस्ब आदत अपने रंग से बात शुरू की। 10 वाकई मसला बनी हुई है। उमर के दिल ने चुपके से रास्ता की कहे की तायद की। सर, उसने सब भाई को बुलाना है तो आप उसके भाई को फ़ोन कर दें, वो आ जाएगा अभी, क्योंकि हम सब भी जा रहे हैं। उमर ने बेसाख्ता कुछ जतराती नज़र से उसे देखा। वो अभी भी नीचे कहीं देख रही थी। अब यही क्या होना है? उमर को यकीन था कि इस वक्त
वो वक़्त मैं महज़ उसके ख़ातिर का हुआ था कि सहेलियों के चले जाने के बाद वो उसे अपने साथ जाने के ऊपर आमादा कर लेगा। ये मूवी को फ़ोन करने के बीच के राह दिमाग में नहीं आई थी। उमर से बात कर लेने के बाद वो चारों अपने क्लास से ओ रूम में आकर बैठ गईं। जब तक मूवी आने आ जाना था उन तीनों ने भी नहीं जाना था। अरे दफ़ातर, नक्शी बोली, तुमने सर उमर को मूवी का नंबर तो बताया ही नहीं। रक्षी ने वो सर पकड़कर उस चीज़ की तरफ मतवज्जा किया। वो तो क्या नुसरत और आशिता का भी ध्यान नहीं गया था। एक लम्हे के लिए तो हुर्रियत चुप सी हो गई। नहीं, मैं बताया ने बताया। फिर थूक लगा निकल कर कमज़ोर लहजे में कहने लगा। वो फिर वो रक्षी ही को मान गई। फिर वो रक्षी ही क्या जो मान जाए। तुमने नहीं बताया पागल। रक्षी बाल के खाल निकालने में बाहर आई थी। है ना नुसरत? साथ ही उसने नुसरत से बताई चाहिए जो जो इस बात में सर हिलाने लगी थी। चलो जल्दी, पहले ही देर हो रही है। सारे कॉलेज खाली हो गया है। एक हम बैठे हैं। रक्षी के पीछे वो सब भी क्लास से बाहर निकल गई। हूर मरे मरे कदम उठा रही थी। मूवी का नंबर उसे तो क्या उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था। चारों स्टाफ रूम के दरवाजे पर खड़ी हुई। अंदर उमर बिल्कुल वेला बैठा था। सर रास्ता तो पुकारने भी एक अदा थी। उमर मुस्कुराहट छापता उनके पास आया। सर, ये टीन मसला बनी हुई है। पहले चक्कर वाला जुमला रास्ता ने करा कर दोबारा दोहराया। उमर बेसाख्ता मुस्कुराकर नजरें टीन पर 10 पर उठाई। वो इस हंस पे साबिक जूते को देखने में लगी थी। क्या हुआ? दांसते उसे देखते से गरेज कर रही थी। गहरी सांस लेता वो राशि से मुखातिब हुआ। सर, इसने अपने भाई का नंबर तो आपको बताया ही नहीं है। उमर की मुस्कुराहट एक बार फिर उधरी। आप अब जल्दी लिखवाओ थी। लिखवाओ भी। रास्ता ने उसके उससे उससे ठोकर मारे उस पर घबराहट तारी हो गई। वो दोनों नजरों से उमर को देखा और फिर नजरें झुका ली कि वो उसे ही देख रहा था। ऐसा करें, आप खुद अपने भाई को फ़ोन कर लें। उमर ने सेल निकालकर हुर्रिया की तरफ बढ़ाया। एक बड़ी परेशानी टली थी। उसे सुख का सांस लेते हुए मोबाइल पकड़ा। महब का नंबर महब का नंबर सेव था। उससे आने का कहा कर उसने मोबाइल उमर को थमाया और रुख मोड़कर जाने का कस किया कि रास्ता ने हाथ से पकड़ लिया। शुक्रिया को तो कहो। उमर की आंखों का नर्म तासर गहरा हो गया। उसकी तरफ बना देखे हुरिया ने थैंक्स कहा। उमर कोई बात नहीं कहता उसके सामने से हटकर। क्या मगर मूवी के आने तक उसे यहीं ठहरना था? उसका यकीन हुरिया को भी था। वैसे हूर सर, उमर की शक्ल तुम्हारे भाई से बहुत मिलती है। मूवी जब पहुंचा, रक्षी ने अजीब से अंदाज में ये कहा कि उसकी सांसें अटका दी। वो जल्दी जल्दी अल्लाह हाफिज कहती मूवी के पीछे बाइक पर जा बैठी। रक्षी ने बड़े गौर से देखा। उमर की गाड़ी उनकी बाइक के पीछे स्टार्ट हुई थी। बस यूं तो दस्तगीर चचा जब आए बैठे थे मसलसल जुबानी तो तेज तेर चल रहे थे। मगर अब के उसे यक लफ्जी धाड़ में शोला अगला के अब्बू अम्मी और दी तो उसकी लपेट में आए हैं। ये अपने कमरे की खिड़की से ये सीन मुलाहिजा करती वो भी जल कर तबस्सुम हो गई। बस कर दे, अपना दोगलापन छोड़ दें। ये अदाकारियाँ बहुत बहल गया मैं। आपके इन चिकने चिपड़े हथकंडों से अब ख़त्म हो गई है मेरी ज़ब्त की हद। सामने सामने से वार करें, पीठ पीछे छुड़ा घूमने की आदत ख़त्म कर दें। दस्तगीर चचा का लबो लहजा इस कदर गुस्ताखाना था कि वो वहाँ मौजूद सभी नफूस के दिनों को ठेस पहुंची। तुम क्या कह रहे हो दस्तगीर? दादी का गला रंध क्या नामालूम हो वो कैसे बर्दाश्त किए बैठी थी। हुरिया को तो पक्का यकीन था कि अब के तब के उनके हवास साथ ज़रूर छोड़ जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या कहता रहा हूँ, क्या कहता रहा हूँ। आपने सच्चे दिल से समझने की कोशिश ही की होती तो इस वक्त ये नौबत ना आती। मैं आपके सामने बैठा आपकी ज़्यादतियों के किस्से ना सुना रहा होता। दस्तगीर चचा की ज़ुबान यूं भी खैर कलमे कम ही पढ़ा करती थी, मगर आज तो हद अबूर हो गई थी। सर शाम जब वो साई आसमी चच्ची को संग लिए घर में दाखिल हुए, दादी ने सैर की मालिश करवाती दादी से सैर की मालिश करवाती हुरिया उनको देखते ही खिटक गई। उस वक़्त से अब तक चचा एक ही पहाड़ा से पड़े जा रहे थे। चच्ची अपनी ज़ुबान शायद उनका घर से देख कर आई थी। ना सिर्फ चुप थी बल्कि सारा ज़ोर आँखें मेच कर आंसू निकालने पर लग रहा था। कर से तो मुझे पहले ही दफ़ा कर चुके हैं, अब रिश्तों से भी दूर कर ले। आपको किसी ने घर से नहीं निकाला था दस्तगीर भाई। आप अपनी मर्ज़ी से खुशी
वापिस गए अलग हुए थे। यकीनन अब्बू ने नहायत कोशिश के बाद तरख़ी छुपाकर एहतरामन जो सच था वो कहा, मगर सच भी कभी बर्दाश्त हुआ था? मजबूर होकर अलग हुए थे। माँ-बाप की तो वजह ना हो, भाई-भाइयों का प्यार। अपने होते हुए भी गैर जैसा सहेलियों जैसा रवैया रखा। मैं और अपनी मेरी बीवी अलहदा रह सकते थे, मगर बच्चे नहीं रह सिर्फ़ उनकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाया उठाया कि चलो दूरी अहमियत बढ़ा देगी। पर यहाँ तो शुक्र और शुक्राना पढ़े ही गए। हमेशा-हमेशा के लिए हमें दूध की मक्खी समझकर निकाल दिया गया। दस्तगीर चचा के अल्फाज तो नहीं, चिंगारियाँ थी जो आँखों मैं पढ़ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ। क्यों तुम ने अपने अंदर ये ज़हर भर लिया है? क्यों तुम्हें मैं और भाई अपने दुश्मन नज़र आते हैं? इसलिए मैं कि आप हैं, आप हैं ज़िम्मेदार। आप हैं फ़साद की जड़। औलाद में फ़र्क रखने के गुनहगार। बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। दादी की बहको रोने लगी। जर के जैसे अल्फाज उनके दिल में घुप गए थे, लहू लहान करते जा रहे थे। वो कूकर ना तकलीफ़ महसूस करती। आपको क्यों ये वहम हो गया कि हम आपको गैर समझते हैं? क्यों आप इतने ज़हरीले हो रहे हैं? आपको आपका हक भी जो भी है नफ़ा के साथ मिलता है। फिर क्या बात है, आपको एक साथी हैं। मेरा हक? दस्तगीर चचा ने इस्तेज़ाइया छोटा-सा कहका लगाया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो लॉलीपॉप से बहल जाऊँ और दुकान तुम दोनों के हवाले कर दूँ। दुकान से मतलब ज़मीन जायदाद था। अब्बू अब्बू बड़ी तरह से जज़्बज़ हो गए। चलो अब एक तरफ मुझे बताओ, मेरे बच्चे का क्या इतने नालायक नाअहल हैं कि ना मेरे बड़े साहब ने बेटी मुझे देने गवारा की, ना तुमने हवा भी नहीं लगने दी और रिश्ता कर दिया इस उम्र से। दस्तगीर चचा को आज पे ये गम यहाँ लाया था। बड़े साहब वो ताया को कह रहा था। वह हालाँकि कितनी बार मैं आ चुकी थी कि हुरिया को मैं अपने राफ़े के लिए, यहाँ तक कि कहकर चची ने बेआवाज़ बुलंद रोना शुरू कर दिया। अम्मी और दादी ही नहीं, हुरिया के भी हवास सीले पड़ने लगे। मेरे लिए तो राफ़े और उम्र एक बराबर है। हम तुमने कभी इशारा भी नहीं दिया। कहती तो कुछ क्या ना, मैं ना सोचती। बस करें, मत झूठ बोले, मत गुनाहगार हो इतनी कि आखिरी सफ़र में भी ना कर सके। चचा ने बाकायदा ज़ोरदार आवाज़ के साथ उनके सामने हाथ जोड़े रंज से चूर लहजे में कहा कि दादी के पैरों तले से ज़मीन हिल गई। हुरिया का बस नहीं चल दिया कि वहाँ से ले जाकर कहीं गायब करते। आप हद कर रहे हैं दस्तगीर भाई। इस दफ़ा अब्बू ने अपने लहजे की तलख़ी छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी। जो तफ़रीक आपने मेरे और मेरे भाइयों के बीच रखी है, वही आप उमर और मेरे बच्चों के बीच रखती हैं। मेरे दोनों भाइयों के बेटों ने में से किसी का रिश्ता राफ़े का ना देना इस बात का सबूत है। ज़ोया का हाथ जब तुमने माँगा तब उसका रिश्ता तय हो चुका था, और हुरिया के लिए भी तुमने कभी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। मुझे इल्हाम हुए थे जो मैं उमर को ना करती। और तुमको हाँ रोने की वजह से दादी को बोलना भी मुश्किल हो रहा था। अम्मी के मना करने के बावजूद भी वो तेज़ लहजे में बोलती गई। ये गलत सुनते समाते दर्द करने लगी थी। यूँ कहे ना उमर आसमान और मेरा बेटा ज़मीन। बल आखिर चच्ची का जज्बाती सीन से इख्तिताम को पहुँचा। दादी का तेज़ लहजा भी मुझे मैं सुनवाना उन्हें रोना भुला गया। तुम जो चाहो कहो। दादी को शायद अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ मामला भैंस के आगे बीन बजाने वाला है। सो थक कर इतना कहा और होंठ से सी कर बैठ गई। यास्मीन चच्ची को लाज़मी हद तक महसूस हो चुका होनी थी। बिला ताख़ीर खड़ी हुई। घर चलें, दीवार से सर टिका कर क्या फ़ायदा जब हम दर्द कोई ना हो। दस्तगीर चचा भी उठ खड़े हुए थे। जा रहे हैं आज से भी मुझे मरा हुआ समझे, तब तक जब तक राफ़े के लिए जो हुरिया का रिश्ता ना दे दे। बड़ी बेरहमी से अल्फाज के मारते दोनों मियाँ बीवी चले भी गए। कब से खुद को संभाले बैठी दादी के अब हाथ पाँव ठंडे पड़ने लगे। वो भी नहीं था। हुरिया ने बिना सोचे समझे बड़े घर की तरफ दौड़ गई कि शायद उमर मौजूद हो। दादी बेहोश हो चुकी थी। बेहद अचंभे के साथ उसने पहले दीवार गेड़ खड़ी उनको देखा और फिर मोबाइल कान से हटाकर उसको रात के 11:15 बजे थे, और ये गैर मुतवक्का कॉल यकीन तो क्या आता, पहले सदमा हुआ। दादी की तबीयत ठीक ठाक ख़राब हुई थी, और जिस वजह को लेकर हुई थी वो इसके वक्त फ़ोन पर हेलो हेलो कर रही थी। जी, उसने बेहद कठे दिल से फ़ोन कान पे लगाया। थैंक गॉड मोबाइल तुम्हारे पास था, और वो रास्ता को कोसते थक नहीं रही थी। इसके इस वक्त कॉल आई तो अम्मी मोबाइल से थमा गई। घर भर के लिए इकलौता मोबाइल उमर के दिन था जो उसे कहीं भी ले जाने पर मना था। मगर घर में वो ज़रूर से पर इजारादारी कायम रखती। इस पर भी अम्मी से सख्त सुस्त सुनना पड़ती। क्या बात है, तुम्हें नींद आ रही है?
नींद आ रही है। राफे ने उसकी खामोशी महसूस कर ली थी। उससे गहरी सांस लेकर खुद को बोलने पर मना है, जी मुझे नींद आ रही है। सफ़ेद झूठ बोलते हुए वो जो ज़रा जो जुबान लड़खड़ाई हूँ। शाम में चची चाचा चाची जो हाल दादी और अम्मी का अब्बू का करके गए थे, उसके बाद तो इतना तो बनता था। तुम शायद नाराज़ हो। दूसरी तरफ वो भी यास्मीन चची का बेटा था। उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाला हुरिया ने चुप बेहतर जानी। तुम्हें नहीं लगता हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? उल्टा मज़लूम बनकर पूछने लगा। हुरिया ने बेसाख्ता दांत पीसे। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग जिस तरह चाहें पगड़ी उतार दें। वो शदीद बरहम थी, इसकी नहीं सिर्फ दादी और ताया की। राफे राफे को नदामत नहीं थी। वो जानकर ब्रह्मी मज़ीद बढ़ी। दादी हम सब के बुजुर्ग हैं और इस ख़ानदान के सरबराह चाचा चाची ने गलत किया, छो किया। अपना दर्द रोने और जी तरीके होते हैं, जब और भी तरीके होते हैं। जब चोट लगती है तो तकलीफ भी होती है और चीखना भी पड़ता है। राफे एकदम से पटरी से उतरा। तुम्हें इतना बता दूँ, हम अपनों के डसे हुए हैं इतना ज़्यादा कि अब जो और जितना बोले वो कम है। ऐसा कैसे डसा कि आप को अपनों ने कि आप दुनिया वालों के लिए इश्तेहार बन गए हैं? उसकी जरा की जवाब में हाँ खामोश छा गई। उसे जब शर्मिंदा होने लगी कि कुछ ज़्यादा बोल गई, तब वो बोला, दो मुख्तलिफ लोगों के लिए कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए ताया कुछ तो मेरे लिए कुछ, और वो मुझे किसी ऐना कोंडा से कम नहीं लगते जो सारी जायदाद और पे कुंडली मार कर बैठे हैं। मगर मैंने तो सुना है वो सबके हिस्से की ज़मीन दे रहे हैं। अब फ़ायदा वसूल करके राफे तलखी से सुनसा सबसे ज़्यादा ज़मीन अपने नाम करवा रहे हैं। आपको कैसे पता? उसे उलझन सी हुई तो बता देते हैं कुछ खैर खबर। तुम्हें ये भी बता दूँ, भले वो तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा देने का ड्रामा कर रहे हैं, मगर बहुत होशियारी से वापसी भी ले रहे हैं। वो कैसे हो रहेगा? दिमाग समझाने का उसने कुछ कर पूछा। तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाजमी बात है तुम्हारा हिस्सा ऑटोमेटिकली उनके कब्जे में रहेगा, वरना तुम खुद सोचो जिस उम्र के मशरिक मगरिब में फैंस हैं, वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? बड़ी आसानी से वो उन्हें उसे वह इस पर दिमाग लगाने पे तैयार हो गई जिस पे लगाने के लिए ये बातें की जा रही थी। और तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरे बाबा आपका खलूस नजर आया। उस उम्र के साथ शादी की सूरत में दो फ़ायदा नजर आ गए जो मुझे कभी मिलेंगे ही नहीं। राफे को ज़्यादातर नहीं करना पड़ा था। वो बहुत कम वक्त में उम्र और ताया के कच्चे चिट्टे पर ईमान ले आई थी। दर हकीकत राफे ने उसकी ऐसी सोच को ताकि जो वो ताया लोगों के लिए रखती थी। मेरे माँ बाप को अगर आज तुम्हारे घर अगर चीखे बड़े बने तो सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। शदीद जसद में से उन्हें ऐसा करना मजबूर करके वह तुम्हें अपने अलावा किसी और की बहू बनता नहीं देख सकते। उसने तुम्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उनकी मोहब्बत बहरूपी नहीं, खोट ज़्यादा नहीं, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। इतना कहकर राफे ने अच्छा खासा तौक़ुफ़ किया और मैं भी बाद अज़ां भारी से आवाज़ में ये कहकर फ़ोन काट दिया। वो साकत सामद मोबाइल पकड़े बैठी की बैठी रह गई। कोई लम्हे हो तो तुम्हारे साथ के मेरी उम्र को समेट ले। मैं फ़ना बका के सफ़र में भी उसी एक पल में गुजार दूँ। अपने वॉलेट में सजी हुरिया की वो तस्वीर जो उसने खुद हुरिया की लाइब्रेरी में खुद से बड़ी लबनी बाजी के शादी पर कैमरे में कैद की थी। फारिग वक़्त के मशगले की तरह मबहूब मुस्कुराहट के साथ देखते हुए उन्हें लम्हों के शहर में गिरफ्तार था। सहन की पर्दे कोशिश के बावजूद भी कोई ऐसा खुसूसी वाक़या नमूदार नहीं होता था जिससे ये ज़ाहिर हो कि हुरिया उससे तब इससे अच्छी लगने लगी थी। हुरिया जैसी आज तक थी वैसी बचपन में थी। झंझलाही चिड़चिड़ी खसीली नकचिड़ी और ज़िद्दी शक्ल पर हम वक़्त 12 का घंटा बजाई। बहुत बचपन से ही वो उसका मिजाज आशना हो गया था। वो मुँह से नहीं कहती थी, मगर उसका हर रद्द-ए-अमल बताया कि वो उम्र से और उसके मिलने वाली अहमियत से भटकती है। कुछ उसमें अम्मी के इस रवैये का भी अमल दखल था जो उसके साथ रवाद रखती थी। मुन्ना के बेटे की शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी हुरिया की गैर मुतवक्का पैदाइश ने उनके अरमानों पर ओस को गिरा दी थी। जो बेटी होते हुए मुन्ना को पहली औलाद होने का जो अजीज़ दर्जा मिला था वो उससे मरहूम रही। जी अलग बात थी कि अब्बू और बाकी घर वालों को वो चाहती थी, मगर हाथ का छाला वाली बात जो उम्र का नसीब थी वो इसके हिस्से में नहीं आई थी। नतीजतन हर गुजरते दिन के साथ उम्र उसे खटकने लगा। उम्र का रतबा वो छीनने के काबिल नहीं थी, मगर दूसरी हरकतों से उसने अपने आप को नुमाया ज़रूर कर दिया। तब घर का एक चूल्हा होता था। घर में राफे भी था, औलाद नरीना, मगर उम्र आठ बहनों के बाद आया था और खुदा की करनी उसके बाद जोया पैदा हुई। यूँ 9 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से जिस गदी पर वो बैठा वो उस पर राफे
उस पर राफ़े भी ना बैठ सका। उमर सिर्फ़ अपने माँ-बाप का नहीं, हुरिया के अम्मी-अब्बू का भी आँख का तारा था। नहीं था तो हुरिया का या फिर यास्मीन चच्ची का, जो गले का जो गले उसका उसको उमर के हवाले से होते हुए वही यास्मीन चच्ची शगाफ़ सुनाया करती। यास्मीन चच्ची जब तब से उसकी पसंदीदा हुई, उसे उमर की हर शय पर कब्ज़ा जमाने की ख्वाहिश होती। महज़ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी झलक देखने की उस आस में उमर क्या कुछ नहीं खुद ब खुद उस पर कुर्बान कर देता था। मगर वो उम्र से हथियाने के बाद उस खिलौने या खाने की चीज़ का हशर-नशर कर देती, अपने पास नहीं रखती थी। उसकी अपनी दिल जलाने वाली हरकतों और इस रसीले शक्ल की वजह से वो भी ज़िद में आने लगा। जानबूझकर उसे तंग करता, अपनी अहमियत को कैश कराता। उसे खुद भी नहीं पता चला कि उसका दिल आया भी तो कहाँ। हुरिया के माथे की तेवरियाँ सिकुड़ी हुई भुआं और हमा वक़्त नाराज़गी में डूबी सब्ज़ मर्द आँखों में जो हमदर्दी बचपन में से उसे चीखते, चिल्लाते, रोते देखकर मरती थी, मोहब्बत में बदली तो उसे वो प्यारी ही सी रूप में लगने लगी इसी रूप में लगने लगी। काट खाने को लपकती, नीचे झड़ती झाड़ती। बचपन में वो खुद बचपन में वो खुद को दी जाने वाली अहमियत का दावा करता था, जबकि अब जानबूझकर ऐसे मौके तलाश करता है जिससे वो जिद होकर कत्ल करने तक आ जाती है। यकीनन मोहब्बत का निराला अंदाज था और अब वो उल्टा खड़ा होकर भी उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, उसे कभी नहीं आना था। मैं कह रही हूँ आप राफ़े भाई को हाँ कर दें, मैं उमर से शादी नहीं करूँगी। उसके फर्मदोद यूँ भी सुकून का बायस नहीं बनते थे, मगर इस वक्त का इरशाद हकीकतन ज़ुलज़ला ले आया था। सबसे पहला काम मौलाना लाउंज में मोना ने लाउंज का दाखिली दरवाज़ा बंद करने का किया। कम से कम बड़े घर वाले को उस ज़लज़ले से महफूज रहे। तुम होश में तो हो? अम्मी ने ना सिर्फ दांत पीस कर घराहट निकाली बल्कि आगे बढ़कर जन्नाटा और धार थप्पड़ दे मारा। दादी पर कभी तारी होने लगी। प्यारी पोती की ये तेवराना काबिल बर्दाश्त हो रहे थे, नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। अरे खालाजान की क्या क्या गज़ब करती हैं कि ऐसे मामलात यूँ थोड़ी संभाले जाते हैं। ज़की भाई ने आगे बढ़कर अम्मी को मज़ीद हमले से बस बाज रखा, वरना वो जब फबड़ी होती है काबू में आने का काम नहीं लेती थी। मुझे मत रोको ज़की, मुझे पूछने दो, ये खनास इसके दिमाग में किसने भरा है? ऐसे कौन सी गोली यास्मीन भाभी और राफ़े ने उसको खिलाई है कि ये उनके मान लिया ही आप लोगों ने ये खनास भरा है? बिना डरे घबराए वो निडर बनी यूं बोली कि दादी और अम्मी के हाथों पैर ठंडे पड़ गए। जानवर समझ लिया था जब बिना कुछ सबूचे जिस घोंटे से दिल चाहा मुझे बांधने पर आ गई। बेटी ने सही इंसान ही समझ लेती। हुरिया दादी बेजान होने लगी। हुरिया जबकि बोलने के साथ ही एक तंबी चपत भी रसीद कर दी। मोबी भी मुतासरीन जल्जले में शामिल मुंह खोले उसे देख रहा था। एक अब्बू थे जो इस वक्त बाहर अपने और ताया अब्बू के मुश्तरका मर्दाना खाने में बैठे थे। अंधी थी, गूंगी बहरी थी क्या, या उम्र में हीरे लगे हुए थे जो आपकी तरह मुझे भी लबा जाते? नहीं, कभी भी नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़ुबान है। एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मुझे छोड़ो सकी, मुझे जाने दो। मैं जानती हूँ इसकी ज़ुबान, मैं देखती हूँ इसको, निकालती हूँ इसकी बेहयाई क्यों। शिद्दत कम से वो फट पड़ी। ऐसा क्या कहा है मैंने आपका? अपना हक इस्तेमाल करने बेहयाई होती है? ये बात नहीं है गुड़िया। तुम सिर्फ ये बताओ उम्र को कौन सी बुराई है? कौन को घर का लड़का है, आंखों के सामने पला भरा है, सबसे बढ़कर अपने बेटे जैसा है, उससे ज़्यादा और क्या डिमांड होती है? ज़की भाई के मुंह से उमर की साल खौर व जुमला खूबियाँ सुनकर वो पहले से ज़्यादा तलमलाई। मैं सिर्फ टूटे हुए ख़ानदान को जोड़ना चाह रही हूँ। राफ़े भाई से शादी के बाद सारा ख़ानदान एक हो जाएगा। ठहरो तो, अम्मी ने चप्पल उठा ली। कहीं कि दर्दमंद भी अभी तेरे जगह से यास्मीन भाभी और राफ़े का दर्द निकालती हूँ। ज़की भाई ने अम्मी के हाथ के चप्पल से लेकर वापसी अपनी जगह पर रखी और वो फूं फूं करती अपने कमरे में जा घुसी। पीछे मुना दादी के नोमली अम्मी के हाथ पैर सहलाती रहा, जबकि मुना मार्च पार्ट करने लगी। सारा सुकून तरफ हो गया था। रात में ज़की भाई और मुना देर तक उसके कमरे में समझाने की गर्ज से रुके रहे। उसकी एक ही रट थी, उमर नहीं राफ़े। यहाँ तक कि ज़की भाई और मोना के सर से भी दुआ निकलने लगा। ठीक है मेरी बहन, जैसा तुम चाहोगी वैसे। जिस बहादुरी बेहियाई से तुमने ये इनकार हमारे सामने किया है, ऐसे ही अब्बू के सामने भी कर दो। हमारी तो हिम्मत नहीं उनकी खुशी में लिया मेड करने की। तुम चूंकि उस मामले में एक्सपर्ट हो तो तुम करो। मोना तनफन करती चली गई। वो नम आंखों से बेबसी बेचारगी समोए ज़की भाई को देखने लगी। उन्होंने उसकी सर पर हाथ रखा। जिद में आकर नहीं, होश में रहकर फैसला करो। कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाने वाला। वो कमज़ोर सी तसल्ली देते हुए कमरे से बाहर निकले। वो फूट फूट कर रो दी। कोई समझ नहीं आ रहा था उसकी बात। वो कैसे कैसे किसी के ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने में राज़ी हो जाती जिसकी दिल तमन्ना ही उसका नीचा दिखाने की थी। और राफ़े उसकी तमन्ना पूरी हो जाती अगर वो घर वालों के सामने गूंगी बहरी बनी हुई रहती। मगर ज़िंदगी भर का सवाल था। उसे भी अपने अजीज़ अनाजीज़ थी, अपना वकार प्यारा था। वो तमाम उम्र के लिए
उम्र के लिए उनको दाव पर नहीं लगा सकती थी। सो इनकार तो करना ही था, मामला गड़बड़ है। उसका पहला इशारा उमर को इस शाम मिला जब वो दूसरे सेमेस्टर के पर्चों के लिए कंप्यूटर समेत तमाम ज़मीन के केस के लिए लेकर उसके सामने आया, और उसके तवक्का के बरकस हुर्रिया ने वो कागज़ पढ़े बिना ज़रे ज़रे कर दिए। एक लम्हे को तो वो सकते में आ गया। अपने फ़ायदे के लिए वो गधे को बाप बनाने वालों में से थी। फिर आज जब उसका इतना बड़ा मसला बनकर बन बिन कहे हल हो रहा था, उसने अपने किसी लायक ही नहीं जाना। कागज़ का पुर्जा पुर्जा करने के बाद अपनी दिलकश आंखों में गरूर भरे जतलाते अंदाज से उसे यूं देखने लगी जैसे कह रही हो, अब बोलो। उमर ने फील और फेवर हैरतुल जन पर पर्दा डाला और बेहद शोखो शरीर नजरों और मुबहम दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ उसे यूं देखने लगा जैसे कह रहा हो, यूं है तो यूं ही सही। वो उस वक़्त तक लुत्फ़ लेने के लिए अंदाज़ में देखता रहा जब तक कि वो खुद ज़िद हो रहा हो गई। अपनी इनायतें अपने पास रखो, किसी और के लिए काम आएगी। झुंझलाहट छुपाते हुए दाँत पीस-पीस कर ये कहकर उमर ने हनूज़ मुस्कुराहट हुए हल्का सा सर खम करके गोया मशवरा कबूल किया। उसके तो सर तबा आग लग गई, तन-फन करते वहाँ से हट गई थी। अब अभी उस इशारे की छबन बाकी थी कि उसने कॉलेज ट्रिप के साथ जाने का शोशा छोड़ दिया। कोई ज़रूरत नहीं है। कौन-सा अमेरिका लेकर जा रहे हैं, और जैसे बड़ा स्टैंडर्ड का ट्रिप होगा ना। उमर ने खिलकर एतराज़ किया था, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? उसके घर में इसकी अम्मी के सामने यूं इस्तहाक से मना करता। उमर से जहर लगा। हो रहा तमीज़ से रहो। अम्मी को उसकी बदतमीज़ी दिला गई। क्यों, मैं कह रही हूँ ना मैं जाऊँगी। ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, जो खुद अपनी यूनिवर्सिटी ट्रिप्स के मशवरे हमसे लेता था? क्या वो वाकई बदलिहाज हो रही थी? उमर को बहुत शिद्दत से महसूस हुआ। इस यूनिवर्सिटी और इस कॉलेज में बहुत फ़र्क है। नाम और मेयार दो स्टूडेंट्स को कभी मत भूलो। इस कॉलेज में मेरा दाखिला ताया अब्बू ने करवाया है। इसका स्टडीड स्टैंडर्ड तुमसे बेहतर इनका मालूम होगा। और अच्छे धौन से सारी क्लास जा रही है, मुझे रोका जा रहा है। क्यों, मैं क्यों रोकूं? उमर होंठ फेंक कर उसका ये चाह रहा ना वे देखता रहा। कोई वजह होगी तो उमर मना कर रहा है। अम्मी बहुत जब्त से काम कर लेकर बोली, कोई वजह नहीं सिवाय अपनी अहमियत जताने के, और मैं कह रही हूँ मैं ताया के पास चली जाऊँगी। और इस बात का तो उमर को भी यकीन था कि ताया उसे मना करने वाली नहीं। न्यू उसने उमर की ज़िद में कम से कम उमर को ऐसा लगा अगर आकर ट्रिप के फीस भी जमा करा दी। ये देख कर ये दुख अभी हल्का नहीं हुआ था कि उस दिन छुट्टी टाइम कॉलेज गेट पर राफे को देखकर उमर खटक सा गया। असल धचका तब लगा जब हुरिया उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ के ये जा भी हो गई। पहली बार सही मायनों में उसे हुरिया का ये अमर गुस्सा और तकलीफ बेक वक़्त दे गया। ताक़दीर वो इस मंज़र की जलन महसूस करता रहा। हुरिया शाम में घर वापस आई थी। उस दौरान वो कई चक्कर तो उसके पोर्शन से लगा आया था। पहले की तरह दस्तगीर के घर जाकर उसे वापस लाने का भी सोचा, मगर ना जाने क्यों कुछ नया अनोखा लग रहा था। हुरिया के जिस किस्म के तेवर हो रहे थे उसने लाजमी साथ आने से इनकार कर देना था। सो ये हद तक सहने से बेहतर उसने इंतज़ार करना समझा। और अभी वो उसके पोर्शन में दास पर इसकी गर्ज से जाने का सोच ही रहा था कि वो खुद आ गई। जोया कहाँ है? लाउंज में मौजूद नौफल और उमर पे चढ़ती नज़र डालकर वो यहाँ वहाँ यूं देखने लगी जैसे दीवारों से पूछ रही हूँ। उमर ने बेसाख्ता मुठ्ठियाँ खोली और बचते वो बड़ी लापरवाह और बेनियाज नजर आ रही थी। हम यहाँ हैं। जोया किचन से चाय और स्नैक्स लेकर बरामद हुई। आप फारिग हो गई? सुना है बड़ी सैरें करने गई थी। हाँ, मैं यास्मीन चची के घर गई थी। वो जैसे जानबूझकर उमर को जलाने के लिए मूड में थी, और वो वाकई जल गया था। तुम राफी के साथ क्यों गई थी? और इस सामने खड़ा हुआ हुरिया ने हस्बे आदत बहुएं सकेड़ ली। तुमसे मतलब वही बदलिहाज और चाबक मार लहजा। तुम कॉलेज में इंटर व्यूज़ नहीं करवा सकती और राफे के साथ बैठकर चलेगी। तो आज तुम्हारी पाठशाई पर हर्फ नहीं आया था? दांत पेचकर उसने ये सब कहा था। नौफल और जोया होंकों की तरह बैठे थे। नौफल छोटी आपा का बेटा था। शट अप, वो भंकारी थी। यू शट अप, वो उससे ज़्यादा ज़ोर से गिर जा। तुम मेरे साथ कॉलेज आना जाना गवारा नहीं करती। वहाँ मुझे अपना कज़न बताने पर तुम्हें तकलीफ़ होती है। राफे बस चुप। हाथ उठाकर वो उसे ज़ोर से चीखी कि नवाफिल और जोया भी काम गए। उमर बस दूर शदीद तरीन नागवारी और नाराज़गी के साथ उसे देखता रहा। राफे राफे राफे, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने उसके साथ जाकर? तुम होते कौन हो मुझसे पूछ के कुछ करने वाले? कज़न है वो मेरा, चच्ची के घर गई थी मैं।
कज़न तो मैं भी हूँ, बेहद सपाट गंभीर आवाज़ में उमर ने जैसे याद दिलाया। बल्कि कज़न से बढ़कर हूँ। हुरिया की दिखती रग पे हाथ पड़ा, वो बुलबुला उठी। जिस रिश्ते का अभी कोई नाम ही नहीं, वो उसे कोई क्यों खातिर में लाऊं? उमर को तो बुरा लगा ही था, जोया को भी तीर की तरह चाव चुभा। और जिसकी रेपुटेशन कॉलेज में इतनी ख़राब हो, मैं उसे अपना कज़न बताकर दूसरों को बातें करा बनाने का मौका क्यों दूँ? अब की जोया की हिम्मत में जवाब दे गई थी, तुम हद से बढ़ रही हो। भाई जो जो उन बहनों के लिए अव्वल आखिर था, उसकी बेइज्जती क्यों यूं बिलावजह के देकर कहाँ कहाँ बर्दाश्त करती? नौफल तक सुन हुआ बैठा था। क्या क्या मैंने जोया ने के गुस्से को नज़रअंदाज करके उमर से जिंदगी से पूछ लिया। एक लम्हे को तो वो गड़बड़ा गई, मगर फिर शुरू हो गई। जानबूझकर लड़कियों से फ्री होते हो, उनसे बातें करने के मौके ढूंढते हो, उनकी पर्सनल्स तक जाते हो, इसलिए तो उस जॉब से चिमटे हुए हो। किसी थर्ड क्लास की तरह लड़कियों की कंपनी में रहने के शौकीन। फारिया और निगहत को जिस नज़रों से देखते हो, पूरी क्लास वाकिफ़ है। सबक देते हो मुझे पारसाई के अपना किरदार चाहे जितना कीचड़ में ख़राब हो। चुप हो जाओ, वरना मैं मार दूंगा। ऐसी सर्द बर्फीली आवाज़ और गजबनाक हुई आंखें, हुरिया फौरन चुप हुई। उमर की आंखों से गुस्सा नाराज़गी एक साथ यहाँ थी। वो कुछ गड़बड़ाकर यहाँ वहाँ देखने लगी। इट्स टू मच हुरिया यार, कब से चुप बैठे? नौफल आशिकी से कहा और एकदम से लगा माहौल गंभीर हो गया। उमर के नजरों का गुस्सा तासुफ और फिर दुख में बदल गया। वो उन्हीं दुख भरी नज़रों से देखता, लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। कितनी देर तक वो हिल मेरी ना सकी। फिर क्या आने पर के जोया से काम था, वो कदरे नामोल से उसकी जानी मुड़ी। वो जोया के नारे थी, उसके पूरे वजूद से जाहिर थी। वो उसके हाथ छुड़ाती भागती हुई अपने कमरे में घुस गई। नौफल की मौजूदगी में अपने कहे का ये रद्दअमल, वो बुरी तरह से पेशमान हुई थी। यार इतना तो बनता है ना। नौफल ने जैसे उसे आईना दिखाना चाहा, वो भारी दिलों कदमों के साथ लौट आई। और फिर उमर ने जो वो किया जो उसे आज या कल करना ही था। हुरिया के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। क्या ज़रूरी थी वो पंजाबी फिल्मों के विलनों जैसे करतूत का दिखाकर उमर को इतना तैश दिलाती कि इंजाम का आज दिन था, तो जब कहीं अमान भी नहीं मिल रहा था। हालत यूं थी कि मुंह से वो ना निकल रही थी, ना सा जो वो वावेला और ज़रा सी सुनगुन मिलने पर क्या था? अब वो तो क्या खाली चूं के आवाज़ निकलते हुए भी दिल सहम रहा था कि वो उसे वावेले के नतीजे में मुंह भी बिला झिझक उमर को पकड़कर उसके सामने ले आया था। इतना कुछ होने के बाद भी दम खम बाकी है। उसने आते ही नहायत संजीदगी से तंज का गोला पका। इससे ज़्यादा कुछ क्या होता तो क्या याद रखूँ? जब बैठे बैठाए निकाह करने पर आ सकता हूँ, तो रुखसती की डिमांड क्यों नहीं कर सकता? ये बर्फ जैसे अल्फाज और गैरत में डूबा अंदाज पूरे का दम खम भरी भरी मिट्टी की तरह बैठ गया। तब से अब तक वो डमी बनी बैठी थी। आंखें थीं कि बार बार पानी हो रही थी भीगी, बल्कि साफ करते हुए हाथ किसी से पोशीदा नहीं थे, मगर लगता था किसी की इसकी परवाह थी ही नहीं। कसम कसम के कह भानत भान के बुलियाँ बोलियाँ शोर हंगामे हिला गुल्ला इतना के कान पड़ी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। इसे अचानक तय पाने वाले निकाह में बाहर के लोग बिल्कुल थे ही नहीं। फिर भी उमर के बहनों और उनके बच्चों मोना के ससुरालियों की वजह से घर भर गया था। उमर का निकाह मामूली बात नहीं थी। खुशी की हद तक में भी कोई नहीं थी। क्या बड़े क्या छोटे, सबको पकड़ पकड़ कर निचोया गया जा रहा था। ताई दादी तक को तो नहीं बख्शा गया। जब बड़ी आपा खड़ी हो हुई तब सईद चिल्लाया, अच्छा भाई की शादी, ये डांस हो रहा है? बेटे की शादी यूं भुगताई जैसे बेटी रुखसत कर रही हो। अरे एक है भी भाई है मेरा, रोज़ रोज़ थोड़ी ये दिन आता है। आया बेहद हाल थी, गर्ज कोई थक ही नहीं रहा था। एक बैठ रहा था और दूसरा उठ रहा था। इसी दौरान आंसू पोंछती हुरिया को देखकर कोई चिल्लाया, दुल्हन क्यों रो रही है? अरे नो नो, नंदो और सांस की शिकंजे में जा रही थी। रोए ना तो क्या करे बेचारी, नाम की नंदे होंगी, प्यार बहने वाला देंगी। सोया ने लपक कर उसे भेज कर लिया था। नाराजी दराजी सब उसी रात ढल गई थी। अरे मेरी बेटी तो यही एक हो गई, घर की मालकिन बन, बाकी सब तो उसके मेहमान होगी। किसी को जरूरत नहीं होगी कड़वी आंख से भी देखने की। ताई कितनी ही बार तो उसका माथा चूम चुकी थी माशाल्लाह। फिर ठीक है। ऐसे जंजाल पूरा हर लड़की का नसीब बने। मोना ने तंजियाँ फंजली छोड़ी, बातें हो रही थी। कौन से इरादे बने जा रहे थे? वो दम सादा कान लिपेटे जैसे बैठी रही। कब वो हुरिया आलमगीर से हुरिया उमर बनी। अब्बू अम्मी की आंखें खुशी के एहसास से नम हुई, तो मूवी और दादी के बुलंद आहंग कह के क्यों छत फाड़ रहे थे? वो बेजान मूरत बनी सबके सलाम में ला इलम ब्रहीम महज अपने बेवजह की अना के हाथों।
बात सुनो। रात के न जाने किस पहर अपनी किस्मत पर मातम का ना होते उसकी आंखें लगी तो ज़रूर, मगर दिमाग में अभी तक निकाह के वक़्त वाली बेहंगम आवाज़ें गूंज रही थी। इसी कतई अजनबी बेढम आवाज़ को भी उसने आवाज़ों में पर महमूल किया। ओ उठो, कोई इससे झंझोड़ रहा था। ऐसे तो सारी रात नहीं उठेगी, उठा ले जाओ, टाइम ज़ाया हो रहा है। एक और नागवारी दबी दबी आवाज़ करीब से सुनाई दी। खुमार आलूद आंखों को बेमुश्किल देखने के काबिल दो अजनबी चेहरे बिल्कुल सामने थे। शायद थकावट और गिरज़ारी का असर था कि उसके हवास अभी तक भी ना जागे। उसने उसे पकड़कर झटके से खड़ा किया, तब नींद ही नहीं, होश भी उड़ गए। दूसरे ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती घसीटा शुरू कर दिया। उसे गेंडे जैसे के सामने वो कुछ भी नहीं था। बासानी चली गई। बाहर सहन का मंजर रहे सहे वो सांड खता कर गया। राफे अब्बू पर बंदूक ताने हुए था। उसकी जिस्मानी हरकत से वाज़ेह लग रहा था कि वो होश में नहीं है। अजनबियों ने उसके बस इतना ही देखने दिया। फिर घसीटते हुए बैरूनी गेट पर पार किए। बाहर का कॉरिडोर समेत मौजूद थी। आज गेट को ताले शाले ना लगाओ, आज मेरी बच्चे का निकाह हुआ है, मेरे घर खुशियाँ आ रही हैं। निकाह का रस्म के बाद जब वापसी हुई, ताई अम्मी ने घुंघती आवाज़ में हुक्म जारी। हाय मेहंदी लगवाती। जोया ने आंखें फाड़ कर रूबा को देखा। ये क्या लॉजिक है? खुशियाँ तो आई हैं, चोर डाकू भी आ सकते हैं। भी साथ आए, बेटे का निकाह हुआ है, वो भी दावत खाएं। सुनकर दाई को दहल गई। मीना आपा ने दूर से चप्पल फेंका था। वो कुछ ज़्यादा ही निशाना पर जा लगा। यानी जोया की मेहंदी लगे हाथ पर उसकी शक्ल देखने की लायक थी। ज़ुबान को संभाल कर बात किया करते हैं। अफसोस तो अपी को अभी हुआ मेहंदी ख़राब करने का, पर मगर ज़ाहिर क्यों करती। तभी उमर भी आ गया। हमारा निकाह था और शक्ल यूँ बना रखी है जैसे कैद की सज़ा मिले। इधर तुम्हारी दुल्हन भी रोती रही थी, वो आते ही नीचे कारपेट पर लंबा हो गया। इसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? मुझे तो उनके हस्बैंड ने अपनी ज़मीनों में फंसा लिया। इसका इशारा ताई की तरफ था, जिनकी ममता उसके थके सस्ते हुए चेहरे को देखकर उमड़ने लगी। कहाँ भी था? अगले हफ्ते निकाह का प्रोग्राम रखते हैं, पूरे धूमधाम से करेंगे। और पर तुमको ही शौक चढ़ा था, आज ही होना चाहिए। सारा दिन गांव रहे, ऐन टाइम पे पहुंचे। ना दुल्हन ने मुंह धोया, ना दुल्हन ने मूवी देखने। अच्छा बंद कर, अब बस बंद करो ये सब, सोने की करो। मेरा बच्चा इतना थक गया है, बाप को बताया था आज निकाह है, फिर भी उसका गांव भेज दिया। अम्मी की झाड़, कुछ बच्चों की रह सबको बतर हो गए। लम्हों में सबके सब कमरों में जा चुके थे। उमर सोफे पर नेम तरास टीवी के चैनल घुमा रहा था। गर्म दूध और फौरन सोने की हिदायत देने के बाद ताई भी अपने कमरे में जा चुकी थी। वो खाली एलिसन सा टीवी स्क्रीन पर नजरें जमा रहा था और एक रवैया ठीक तरह से खुश भी नहीं होने दे रहा था। इत्मीनान और सुकून तो दूर की बात है। यूं ही टीवी पर नजरें जमाए उसे नींद आने लगी। टीवी बंद करने का ख्याल भी नहीं आया। उसकी आंखें पहले बंद होने लगी। वहाँ अजीब कस्म की आवाज़ें ने फ़ौरन नींद का जोर तोड़ा। यूं ही लेटे लेटे अमर ने महसूस किया आवाज़ें चचा के पोर्शन से आ रही थी, जैसे पैर की होती हाथापाई किस्म की। टीवी ऑफ करता वो तेज़ी से वहाँ भागा। सिर में मुबिया राफे घुटन घुटता था थे। बंदूक नीचे गिरी पड़ी थी। चचा करीब ही व्हील चेयर पर बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे। उमर ने भाग कर राफे की गर्दन दबोची थी। साथ ही मूबी को अपने पोर्शन में मौजूद आया और अपनी भांजों को बुलाने के लिए दौड़ाया था। मैंने उसको उठवाया है, मेरी मंगेतर है वो, उसका निकाह किसी और से क्यों है? उमर ने किस कर एक घूंसा राफे के जबड़े पर मारा। कुछ ज़्यादा ज़ोर से लगा कि उसके मुंह से खून बहने लगा था। तोड़ मुक्का और घूंसों के बौछार के बावजूद भी वो नहीं बता रहा था कि हुरिया कहाँ है। ताया ताई के साथ दस्तगीर चचा भी आ गए थे। उनके सामने बेटे की पिटाई हो रही थी, जो नशे में घर हुरिया को अगवा करने आया था और अब्बू को जगाकर भड़के मारने लगा कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के लिए जा रहा हूँ, कर लो जो कर सकते हो। अम्मी जो मूबी को जगा चुकी थी, जिसके दबले पुतले जिस्म में जाने किसी ताकत समट आई थी कि उसने अपने दगने दराफे को ऐसे काबू किया कि उम्र के आने तक ना छोड़ा। अम्मी और दादी की सुध-बुध ऐसी ख़त्म हुई कि वो खुद भाग कर बड़े घर किसी को बुलाने गई। मोबाइल से बात करने का ख्याल आया, बस खड़ी रोती रही। ये तो उम्र की समातों ने कमाल किया और वो मूबी को मददगार बन गया और आ गया। अब राफे को किसी रोई की तरह धनाई हो रही थी। अनत में उमर ने बाकायदा डंडा उठा लिया कि ये नहीं बता रहा तो वो उसकी टांगें तोड़ेगा। तब वो चिल्लाया, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मत मारो, मैं बताता हूँ। उसके मुंह से खून और राल टपक रही थी। उमर ने बरामदे के पिलर से बंधे उसके हाथ खोल दिए। मुझे साथ लेकर चलो। उस पर पानी से भरी बाल्टी फेंकते उसके बाद उमर गुर्राया। उसके सबसे बड़े बहनोई यूसुफ डीएसपी उमर और वो चंद सिपाहियों के हमरा राफे को सेहत देकर हुरिया का अता पता करने चल दिए। पीछे ताया ने दस्तगीर चचा की क्लास लेनी शुरू कर दी।
रो रो कर उसका गला बैठ गया था, ना बट्टा ना पैरों में कुछ। वो नंगे सर नंगे पाँव पैर आई थी। मुझे जाने दो, वो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अल्लाह का वास्ता रहम करो, मैंने क्या किया है? मिन्नतें तरले इल्तिजाई कुछ भी उन दोनों पर असर अंगेज था। हिज़ ना हुआ, उसे कमरे में बंद किए वो आपस में नीची आवाज़ में गुसर-पुसर कर रहे थे। रात शायद जल्दी ही सुबह के उजाले में बदलने वाली थी, यानी उसकी किस्मत की सिपाही खुद रात बदलने वाली थी, और वो इतना रोई कि अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। भाई प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ अल्लाह का वास्ता। और जब उसे यकीन आ गया कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, जो 20 साल ज़िंदगी में देखा जिया वो पीछे रह गया, अब ज़िंदगी नया और तकलीफ मोड़ मरने लगी है, तब बैरूनी दरवाज़ा ढूंढने और बहुत से कदमों की आवाज़ उभरी। पुलिस अल्लाह की मदद की शक्ल में आन पहुंची थी, और साथ उमर और राफे भी था। जो जहर अपनी माँ भाइयों के खिलाफ तुम्हारे दिल में था, वही तुमने अपनी औलाद के अंदर भी भर दिया। तभी तो उसने आज हमें डसा, तुम जिससे शैतान की औलाद शैतान ही हो सकती है। आराम से आहिस्ता, ताई ने बेसाख्ता ताया का बाजू हिलाकर ठंडा करना चाहा। जिनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। होरे के बखैर आफियत वह वापसी के बाद भी सभी उनके पोर्शन में मौजूद थे। यास्मीन चच्ची भी आ चुकी थी, और सूरत हाल की जाकत को सभी से बिना बहुत बड़ी नागवारी शक्ल बनाए हुए थे। राफे इतना लहूलुहान था कि देख कर उनका खून खोलने वही लगा ही था। दादी बेआवाज़ रोए जा रही थी। अम्मी जोया, मीना आपी और लबनी बाजी अंदर जहूरिया के पास थी। जैसे कुछ देर पहले लग रहा था कि आंसू ख़त्म हो गए हैं, मगर घर वापस आकर अपनों की शक्ल देखकर इतना चीख कर आई कि अब्बू और ताया तक रो दिए। मुसलसल बेआरामी और रोने की वजह से उसे बेहद तेज़ बुखार हो गया। तब यहाँ भी अर्जेंट डॉक्टर दस्तयाब हो गए। लबनी बाजी के खामन के शक्ल में जिनकी तजवीज़ करे वो दाए उम्र उसे बावक़्त लेने गया था। जितना हमने अच्छा बनने की कोशिश की, जितनी नेकियां करने की कोशिश की, तुमने उतना हमारा मुंह पर थूका, इतना ही हमें बदनाम किया, हमें सतेला ना जाना किया किया क्या क्या नहीं मशहूर किया हमने। अब फिर भी बर्दाश्त किया, चुप रहे, मगर यह हद कि तुम्हारा बेटा अपने अपने ख़ानदान की अपनी इज़्ज़त को नचाने के ज़ख्म जाने तक आ जाए, बहुत ज़्यादा है। ताया बहुत बारह थे, मगर यूं गुस्से का इजहार कम कम करते थे। दस्तगीर चचा से नजरें मिलाना दुश्वार हो रहा था। यास्मीन चच्ची की तेवरियां ज़रूर गिनी जा सकती थी। वाज़ह यहाँ था कि उन्हें अपने बेटे की दरगत का बिलाल खाए जा रहा था। हुरिया पर क्या बीती उसकी उन्हें फ़िक्र ही नहीं थी। अब यही ठीक है, तुमने सतीला गैर बनना चाहा, मैं तुम्हें सतीला और गैर बनाता हूँ। आज के बाद तुम्हारी हमारी ख़त्म। ये तो हमारे घर में से हमारे घर में हमारे घरों में आने की ज़रूरत करेगा ना, हमारे घर का कोई तुम्हारे घर जाएगा। हम मर गए एक दूसरे के लिए। मैंने बहुत नेक नियति करने की कोशिश की तुम्हें साथ लेकर चलने की, तुम्हारे शिकवे शिकायत दूर करने की, ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारी पेट भरने की। इस बावजूद भी तुम औरत के इशारों पर चलते रहे, हम पर कीचड़ उछालते रहे, और अब हम जब हमारी इज्जत के दरिया हो गए दर पे हो गए तो बस ख़त्म। ताया की भारी आवाज़ की में कहे गए अल्फाज दस्तगीर चचा को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। जिस वक्त वो और चची राफे को संभाल घर की दहलीज पार कर रहे थे, दादी की दबी दबी सिसकियाँ ऊंची होती जा रही थीं। वो माँ थी, बेटा पहले भी उन्हें कम अजीज़ नहीं था, आज भी इतना ही प्यारा था, मगर दिल पे पत्थर रखकर उन्हें नाराज़ी दिखानी ही थी। रोशन चमकती हुई ठंड धूप, कॉलेज की वो जाने न जाने पहचाने का रेडस, और दो प्रोफेसर के साथ खड़ा उमर, उसे सब कुछ बिल्कुल नया उजला और अच्छा महसूस हुआ। उमर उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, वो जानती थी ऐसा वो दांस्ता कर रहा था। उसके गवाह के बाद उससे दोनों के बीच बोलचाल बंद था। वो ताया के घर गई, कई घंटे गुजार आती। अव्वल तो उमर होता ही नहीं, या अभी जाता तो मुकम्मल तौर पर नज़र अंदाज कर देता। आजकल कॉलेज में भी यही हो रहा था। रिजल्ट के बाद नई क्लासेस के आगाज से पहले आज का ट्रिप जा रहा था। उस बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी जाने की, मगर सब ने इसरार करके भेजा कि उससे उसका जहन थोड़ा बट जाएगा। और सर उमर भी चाह रहे हैं, खुरक्शी हामती हुई अपने साथ गोया खुशखबरी भी लाई। वो चौंक कर हवासों में लौटी, से खुद को सभी नहीं जानती पता था, और वो तो इतनी देर से चिटकी बांधे उमर को देखे जा रही थी। खुश तो यूं हो रही हो जैसे उमर तुम्हारी खाते जा रहे हैं। रास्ता को रक्षी की खुशी कुछ खास नहीं भाई, सोचने में क्या हो जाता है। रक्षी की गर्दन कड़ाई। यूं भी कंप्यूटर के पेपर्स में उमर ने सबसे ज़्यादा उसे नंबर दिए थे। वो अगर ऐसा सोच लेती तो यकीन करने वाली बात भी थी। बुद्धि धोई भी थी। सुबह राशिदा ने भुएं चढ़ाकर बिल्कुल दुश्मनों की तरह रक्षी को देखा। धुली हुई भी लग रही है, और मेकअप ज़्यादा भी। सद ने हंसते हुए अपना ठीक अंदाज बताया। वाकई रक्षी ने मेकअप अब कर रखा था। हुरियत चुपचाप उनकी सुनी गई। उमर सिर्फ उसके लिए चाह रहा था ये बात, वो उनको कहाँ से बता सकती थी। पेपर्स के बाद उमर
यहाँ से फ़ारिग हो चुका था। आज वो उनके साथ ट्रिप पर रहा था, मगर अपनी गाड़ी पर। 1-2 प्रोफ़ेसर भी उसके साथ बैठ गए थे। कॉलेज बस उसके पीछे उसकी गाड़ी रवाना हुई थी। सारा रास्ता रस्सी पर चोट करते ना थकती। सर उमर की गाड़ी देखकर तुम्हारी बाँझें खुल गईं। कोई तुम्हें बिठाने के लिए लाए थे? चलने वाले का मुँह काला। आज रश्मि को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। अल्लाह की शान, उसी नोक-झोंक में सफ़र कटने का पता भी न चला। मगर पॉप्सी का सफ़र किसी सज़ाक जैसा हो गया। यूं तो दोनों शहरों का फासला 3 घंटों से ज़्यादा का नहीं था, मगर एक तो उन्हें वापसी आते आते देर हो गई, फिर ये मशहूर ज़माना रोड हस्बे मामूल ब्लॉक था। नतीजतन सारी बसें कतारों कतार ट्रैफिक के पीछे रुकती गईं। और अब रात के 11 बज चुके थे। अब क्या होगा? लड़के सारे नीचे उतर चुके थे। लड़कियां भी एडो नखरे के शौक एडवेंचर के शौक से में ज़्यादा परेशान नहीं थी, मगर हुरिया सर और आसमा हो गई इंतज़ार। राशिदा को अपनी 2 बेटियों की फ़िक्र थी, जिन्हें वो सास के हवाले करके आई थी। यकीनन इतनी देर की वापसी पर सास ने गंजा तो ज़रूर करना था कि उस उम्र में जोंचले। हुरिया ने शीशे के माज़ नज़र दौड़ाई। उसकी क्लास के लड़कों के अलावा बाकी लोग भी ठहरे थे, मगर उमर नज़र नहीं आ रहा था। हूरे के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी जब घड़ी घड़ी ने 1 बजा आया। यार, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने की। वो हकीकतन बचता रही थी। कैसे कोशिश करे? आगे दूर तक कितार है, मगर किसी तक इसके दिल की बात पहुँच चुकी थी। वो बस थी, ट्रक था या कोई वैगन, अंदाज़ा लगाने की मोहलत ही ना मिली। जैसे ही गुजरी ही उसकी बस की खिड़कियों के शीशे तोड़ती गई। बुलंद आहक चीखों की एक सीरीज थी, जिसे सड़क पर मौजूद सारी ट्रैफिक को हिला डाला। उमर उमर और लड़कियां सिर्फ चीख रही थी। वो ना सिर्फ चीखी, बल्कि ज़ोर ज़ोर से रोते हुए पुकारने भी लगी। प्रोफेसर और चंद स्टूडेंट्स पहले ही बस पर चढ़े आए थे। इस ज़ोरदार पुकार के बाद उमर यहाँ जहाँ कहीं भी था, वो दौड़ता हुआ बस में चढ़ा। अभी तक कानों पे हाथ रखे उमर उमर किए जा रही थी। हुरा उसके बिल्कुल नज़दीक। अगर उमर ने धीमी आवाज़ में पुकारा, वो उसका हाथ पकड़ती फ़ौरन खड़ी हो गई थी। मैंने नहीं रुकना चाहिए यहाँ, मुझे घर ले चलो। वो ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। सारी बस को साम सूंघ गया था। सब ठीक है, मैं हूँ यहाँ। ओके। उमर उसके बरक के सवासों में भी था, और सबकी मौजूदगी की वजह से कदरे झिझका हुआ भी था। लड़के हैरत भरी नज़र से देख रहे थे। रास्ता रक्षी नक्सरत तो बिल्कुल शॉक्ड कि क्या माजरा है। नहीं, मुझे अभी घर जाना है। अभी उसने अभी अभी नकाब कर रखा था। मोटे मोटे आंसू नकाब भिगो रहे थे। उमर को उसके खौफ का बखूबी और आग था। वो कुछ अरसे पहले ही तो भयानक तरीन हादसे से गुजरी थी। ओके ओके, मैं करता हूँ कुछ कर, तुम आराम से बैठो। उमर ने के साथ ने इतना फैसला हौसला दिया कि उसके आंसू थम गए, जबकि इतना अपना हाथ उमर ने खुद ना महसूस अंदाज में छुड़वाया था, मगर वो फिर भी बैठी नहीं खड़ी रही। ये सर में हो रहा। ओके ओके, मैं कहता हूँ कुछ, तुम आराम से बैठो। उमर के साथ ने इतना हौसला दिया कि उसके आंसू थम गए, जबकि अपना हाथ उमर ने खुद महसूस अंदाज में छुड़वाया, कि मगर वो भी बैठी नहीं खड़ी रही। सर, मैं हूर को अपनी गाड़ी में बैठाया हूँ, तो कोई मसला तो नहीं? हाँ, हूरा को अपनी गाड़ी में बिठाओ तो कोई मसला तो नहीं होगा? वो सर को गुरमानी से पूछ रहा था, और मसला ही नहीं। सर की आंखों में इस्तेजाब, तशवीश और शक एक साथ फन फैलाए खड़े थे। सर, ये मेरी कज़न है, मेरे सगे चाचा का बेटी। और इतना कहकर उमर ने उसे देखा, कदरे हिचकिचाते हुए फिर बोला, हमारा हॉल में ही में निकाह हुआ है। आप प्रिंसिपल साहब से भी कंफर्म कर सकते हैं, वो जानते हैं इस बारे में। इस बार सिर्फ रास्ता रक्षी और नुसरत के नहीं, अक्सर लड़कियों के मुंह खुल गए। सर ने एक कंफर्म करना था, वो 2 बजे कौन सा प्रिंसिपल जाग रहा होता है? अलबत्ता उन्होंने सर हिलाकर ठीक है ज़रूर कहा था, और मामला उलट गया। उमर शर्माया सा आगे आगे, और वो इधर उधर या अपनी किसी सहेली की तरफ देखे बगैर मुतमिन और पुरसकून से उसके पीछे बस की नीचे उतर आई। लड़कियों ने शीशों से गर्दनें निकाल निकाल कर उन्हें देखा कि खबरी नहीं, ये जोड़ी भी उन्हें अच्छी लग रही थी। और वापसी के दौरान दिल ही दिल में झूमता उमर सोच सोच कर होमो खुश होता जा रहा था कि क्या गिला दूर किया है हुरिया बेगम ने। कॉलेज तो क्या, सारे जग को बता दिया कि हम आपके हैं कौन। और वो उसके दिल की हालत से बेखबर शीशे से अटकाए खूब ख्वाब रही। आप अभी तक 3 बजे उमर को घर बुलाया गया। वो दोस्तों से निमकट्टे से निकल कर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पहली नज़र लॉन में मौजूद नुसरत और राशिदा पर पड़ी। वो तीनों आज शादी की मुनासबत से तैयार हुई थी, और अच्छी खासी लग रही थी। सर, आप हमें घर से निकाल रहे हैं? लाल लिपस्टिक से रंगे होंठ लटका कर राशिदा ने बड़ी से तकल्फी से नाराज़गी जताई, तो उमर हंस पड़ा। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था, आप बेशक कल वलीमे तक यहीं रुक जाए। नहीं, खैर वो तो हम फिर आ जाएंगे। मज़ीद बेतकलीफ़ी, और इस बार रक्षी ने ज़ोर से कहती मारी थी, पूर्णिमर्ति
क्या है भाइयों जैसे हैं। रास्ता ने आंखें दिखाई, हथेली से हिलाने की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। जी बिल्कुल बहन है ये मेरी माशाल्लाह, इससे 10वीं। जी सर, टीन कहें वैसे आपको 10 मिल गई, शादी मुबारक हो। उमर ने गहरी सांस लेकर 10वीं बहन को बातें सुनने के लिए खुद भी मजीद तवानाई भरी। रास्ता की ज़ुबान का एतबार नहीं था, कितना और कहाँ तक खुलनी थी। शुक्रिया आपने खाना खाया। जी सर, इसलिए तोड़ के आए के हुए थे। रक्षी के कहने एक बार फिर उसके पसली हसल आ गई। उमर ने होंठ पेंच कर मुस्कुराहट दबाई। वैसे आपकी बहन ने नहीं खाया? आपने खिलाना था ना, आप खुद खिला दीजिएगा। वो टिकनी उमर कान खजाने लगा। फिर बड़ा फंसा था, बुरा फंसा था। अब चलो भी। उसके अब के रुस्तर ने दूसरी पस्ती को मश्क दसवसतम बनाया। रास्ता को ये बेतकल्फ़ी महंगी पड़ रही थी। वैसे सर आपने अच्छा नहीं किया कि हमें नहीं बताया था। वो 10वीं बहन वाला पूरा पूरा हक वसूल कर रही थी। क्या उमर वाकई नहीं समझा ये कि 10 आपकी गज़न है? और मैं कैसे बताता? हुरिया ने बहुत सी धमकियां दी थी। अच्छा तो आप डर गए? में रास्ता का कहका इतना ऊंचा पड़ा कि उमर भी घबरा कर इर्द गिर्द देखने लगा। बहनें सारी दुल्हन की चाँद उठाने में मसरूफ़ थी। सर आपने नादा नामा होने का प्रूफ भी दे दिया। वो क्या? उमर के कान खड़े हुए। रास्ता से कुछ بعید नहीं था। क्या क्या कह दे? जोरू का गुलाम। रास्ता ने वो का खुलासा किया। नसरत की कहनी फिर से पसली पड़ी। कोहनी फिर से पसली पर पड़ी। आप दुनिया के हर शोहर को अपने शोहर से मत मैच कीजिएगा। उमर ने मुस्कुराते हुए सच्ची से चोट की थी। रास्ता ने हंसते हुए सही। सर अब हम चलते हैं, हमें बहुत रात होगी। ये तो वेली है। बिलाखिर रक्षी ने जुबान खोली। शादी वाले घर में पता नहीं चल रहा था, मगर रात वाकई बहुत हो गई थी। कुछ देर और रुकते तो फजर की अजान होने लगती। ओके कैसे जाएंगी आप? उमर ने इसरार मुनासिब ना समझते हुए पूछा। सर मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, वो ले जाएगा। आप ऐसा करेंगे? रमर को रक्षी की तो इस तजवीज़ कुछ कुछ इख्तलाफ हुई। भाई को तंग मत करें मईद यार। साथ ही उसने दूर कुर्सियाँ उठाते सही मईद को आवाज़ भी दे डाली। सही इस मईद आपको छोड़ आएगा। मुईद करीब आ गया। तो सर आप बस वो हम भाई को बुला लेते। रक्षी इस ख्याल के मुईद ख्वामख्वाह जहमत करेगा, कुछ हिचकिचाई। क्यों भाई? उमर हैरान हुआ। मुईद नहीं तो मैं खुद छोड़ा जाता हूँ। नहीं नहीं सर, रास्ता जल्दी से बोली। साथ ही रक्षी को घूर कर पागल भी कहा। हम मुईद के साथ ही चले जाएंगे। डैट्स राइट। मैं लबनी बाबाजी से भी कहता हूँ आपके साथ चली जाएं, ठीक रहेगा। लबनी बाजी लॉन में ही आ रही थी। उमर ने उनको रक्षी लोगों के मसला बताया। वो बिला हिज्जत मुईद के हमराही में उन्हें ड्रॉप करने में पर तैयार होगी। सर आपका शुक्रिया, आपने अपनी शादी पर इन्वाइट करके वादा निभाया। जाते जाते भी राशिद ज़मान के जौहर दिखाती गई। उमर ने महज मुस्कुराने पर इत्तफा किया। वो चली गई तो हल्का फुल्का सा होकर पहले चार हर तरफ और फिर आसमान की तरफ देखा। गहर ही नहीं, आसमान भी तारों के चादर से धमक रहा था। बिलाखिर हुरिया उसकी हुई थी। खुशबुओं से मुअत्तर हुए अपने कमरों में जैसे ही कदम रखा, मनसे बेसाख्ता बेड पर गई। अगले ही पल वो पहुंचा कर गया। बेड खाली था। दुल्हन कहाँ थी? उसने नजर घुमाई और कदरे मुतमिन हुआ। दुल्हन बेडरूम होम फ्रिज में मुंह दिए खड़ी थी। वो 2 कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में खनकारा कर अपनी आमद की इत्तला दी। हुर्रियत बौखलाकर सीधी हुई। उमर से चंद कदम के फासले पर खड़ा बेहसो हरकत साकत और सामत यकटक उसे देखता। मैं खुद होता बेबस सा, बिल्कुल मबहूत। वो यकीनन दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन लग रही थी, या सिर्फ उससे ही लग रही थी? नज़रों के इस तरफ था और इल्तहाक भरे इर्तिक्सा ने हुरिया को घबराहट में मुब्तला कर दिया। घबराहट पर शर्म और शर्म पर झंझलाहट बहुत गालिब हुई। जब उमर टस से मस होने के मूड में नजर न आया। वो खासी फुर्सत से उसे देख रहा था। हुरिया ने उंगलियां मोड़ना तय करके भुएं सड़केड़ ली। वो बात करने की इब्तदा दुल्हन की तरफ से हुई और उमर जाग गया। अब मुझे भूख लग रही थी। गोया ये एक गलती ही थी जिसका एतराज़ उसे करना पड़ा था। उमर के लबों में मुस्कुराहट रिंग गई। फिर क्या कुछ लिया क्यों नहीं? फ्रिज में जूस, फ्रूट, स्लाइस, सब कुछ मौजूद है। उमर से भौर देख रहा है और बोला। उसने मुंह बना लिया। हाँ पर यही सब कुछ मैं 4 दिनों से खा रही हूँ। ना अपने दुल्हन होने के एजाज़ का मान, ना सामने खड़े दूल्हे के जज्बात की फिक्र, ना उस नए बंधन के नज़ाकत का एहसास। न वो बड़ी मासूम सी शक्ल में अपनी परेशानी बताती उमर के दिल में उतर गई। अच्छा, उमर ने यूं सोचने में टाइम लिया जैसे बड़ा मसला आन पड़ा हो। फिर मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाकर तुम्हारी मर्जी का डिनर करवा सकता हूँ। हुरिया ने कदरे मशकूक होकर उसे देखा। अपने लफ्ज़ों की तरह उसकी शक्ल पर भी नरमाहटें थीं। आंखों में मोहब्बत के अलावा कोई पैगाम नहीं था। हुरिया ने नजरें चुराकर बुरी तरह से उंगलियां खाना शुरू कर दी। उमर एक बार फिर फरगत मोहब्बत से देखे गया।
अभी वो बेयकीनी थी, हाँ, अभी उम्र का कतई अंदाज़े कतई था। सब बाहिर ये परेशानी भी बचा थी, कुछ सोचे के थे, कुछ सो चुके थे। कुछ सोने की तैयारियों में थे, उमर ने नज़रों की गिरफ्त बरकरार रखी थी हुई थी। वो उसकी इन्हीं नज़र से ख़्वाहिश। अच्छा, बिन आखिर दिन मादा हो गए, भूख बहुत हावी हो रही थी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अभी-अभी उसे देखे बिना मस्बत अंदिया दिए उमर मज़े से हँसा और नज़र चुराने की ये मश्क भी खूब थी। वो इस पे भी ज़ुल्म कर रही थी और ख़ुद पर भी उसे देखते-देखते सैर नहीं हो रही थी और उसे देखने से घी गरेज़ा। हाँ, तो मिलाओ हाथ। उमर भी अभी तक मुंतज़िर था। हुरिया ने थोड़ी-सी हिचकिचाहट के बाद मेहंदी, चूड़ियाँ, अंगूठियों से सजा हाथ उसके हाथों में दे दिया, जिसे बड़े दिल से उमर ने थामा। वो कदर सुर्ख पड़ी थी, लेकिन अचानक ही वो बोली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। बड़े गैर मुतवक्का जुमला था। उमर ने सुना, गौर किया और फिर ज़ोर से हंस दिया। महज और उजलत में जीत किस नसीब का बनी थी, और ये तो हुरिया को खुद नज़रें चुरा कर छुपाना पड़ रहा था। मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन हंसी रोक कर वो धीमे से कहने लगा, मेरी मोहब्बत में दम हुआ हाँ, तो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगने लगाऊंगा और तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी ना, है ना हुरिया। इससे ये क्या जवाब बनना था। पहली नज़रें चुरा रही थी, अब हाथ छुड़वाकर दोनों हाथों में चेहरा भी छुपा लिया। गोया तरास मोहब्बत पर पर्दा गिरा दिया। उम्र इस अदाए ख़ास पर सरशार होता हंसने लगा था। ये तो ये था आज के नावल का एंड, जिसका नाम था तुम संग नैना लगे। कैसा लगा आप सबको ये नावल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल से या उस नावल के नेक्स्ट एपिसोड से। अल्लाह हाफिज़।